अस्सलामुअलैकुम। फ़ोन की घंटी बज रही थी। सानिया और अली सोफे पर बैठे हुए थे। सानिया राह की जासूस शीबा की हैसियत से पाकिस्तान आई थी। अब वो हैसियत ख़त्म कर चुकी थी, एक नए रूप में थी और अली के साथ हशमत बेग के मकान में थी। वो बोली, ये फ़ोन की घंटी हशमत बेग को पुकारी है। यहाँ हम दोनों को कोई नहीं जानता है। अली ने रिसीवर उठाकर कान से लगाते हुए हशमत बेग की आवाज़ में पूछा, हेलो, मैं हशमत बोल रहा हूँ। मैं MIM के सरबराह की पर्सनल सेक्रेटरी बोल रही हूँ। मिस्टर अली या मिस सोनिया सानी से बात करना चाहती हूँ। मिस सानी और मिस्टर अली दोनों मौजूद हैं, आप उनसे गुफ्तगू कर सकती हैं, ये लीजिए। सानी अली के अंदर रहकर दूसरी तरफ की बातें सुन रही थी। अली ने आवाज़ बदल कर कहा, हेलो, मैं अली बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से होल्ड ऑन करने के लिए कहा गया। फिर एक शख्स की भराई हुई आवाज़ सुनाई दी, मिस्टर अली, ये मेरी खुशकिस्मती है कि मैं आपसे हम कलाम हूँ। मैं आपके वाले साहब के एहसानात का बदला कभी नहीं चुका सकूँगा। जब मैंने पहली बार अपने मुजाहिदीन के ज़रिए एक अमरीकी तैयारे को अगवा कराया तो मेरी ये प्लानिंग थी कि मैं अपनी टेलीपैथी के ज़रिए इस मिशन में कामयाब हो जाऊंगा। मगर मैं हैरान रह गया जब चंद नामालूम ख्याल ख्वानी करने वालों ने मेरे मुजाहिदीन के लिए ढाल बनकर सुपर मास्टर और उसके टेलीपैथी जाने वालों को नाकाम बना दिया। इस मिशन के दौरान ही मुझे पता चल गया कि वो तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले आपके वालिद मोहतरम से ताल्लुक़ रखते हैं। अली ने कहा, मुझे भी खुशी हो रही है कि मैं एक ऐसी तंजीम के सरबराह से हम कलाम हूँ जो नहायत ही मुख्तसर से अरसे में दुश्मनों के हवास पर छा गई है। इस कामयाबी का सेहरा आप ही लोगों के सर है। आप तमाम मुसलमान भाइयों ने इस बात की छानबीन नहीं की कि मैं कौन हूँ, ये MIM तंजीम कहाँ से पैदा हो गई। आप सब ने सिर्फ हमारे नेक मकासद और इस्लामी जज्बे को समझा और इस कदर आगे बढ़ कर MIM के नाम से कई कारनामे अंजाम दिए, और इधर मैं एक पुरस्कार सरबरा बनकर महज एक तमाशाई बनकर रह गया। अली ने सवाल किया, हमने आपसे आपके मुतल्लिक कुछ नहीं पूछा, लेकिन आपने खुद कभी हमारे पापा से रब्ता क्यों नहीं किया? इसकी चंद वजूहात हैं। एक वजह तो यह है कि पहली बार मैं शुबा में मुब्तला रहा कि जनाब फराज साहब की आड़ लेकर, दोस्ती का फरेब देकर कोई हमारी जड़ों तक पहुंचना चाहता है। फिर दमिश्क में मैंने अपनी जगह हड्डियों के एक ढांचे को दुश्मनों के पास भेजा, और इस मुलाकात और मुज़ाकरात की जो वीडियो फिल्म आप लोगों ने ठोस सबूत के तौर पर तैयार की और मेरे एक मुजाहिद के हवाले की, तो मेरा शुबा दूर हो गया। दुश्मनों के खिलाफ इतना बड़ा कारनामा हमारे लिए कोई दोस्ती कर सकता है। शुबा दूर होने और हम पर भरोसा करने के बाद आपने रब्ता क्यों नहीं किया? मेरी बदकिस्मती के 10 दिनों तक मैं बिस्तर अलालत पर पड़ा रहा। ऐसे में ख्याल ख्वानी के काबिल नहीं रहा। मैंने सोचा मौत का कोई भरोसा नहीं, अगर मैं मर जाऊंगा तो MIM तंजीम का क्या बनेगा। इस्लामी ममालिक को यहूदी लॉबी में जाने से सिर्फ आपके पापा रोक सकते हैं। मैं ख्याल ख्वानी के काबिल होते ही सबसे पहले उनसे रब्ता करूंगा और अपनी यह तंजीम उनके हवाले कर दूंगा। क्या अब आप सेहतयाब हो चुके हैं? जी हाँ, लेकिन इससे पहले कि मैं आपके पापा से रब्ता करता, तिल अबैब में ये इंकशाफ हुआ कि सुपर मास्टर का ख़ास टेलीपैथी जानने वाला मेरी जगह फ्रॉड सरबरा बनकर आया था और उसने बाजू में गोली खाई है। मैंने फ़ौरन ही उसके चोर ख्यालात पड़े, लेकिन फिर उसे बेहोश कर दिया गया। ऐसे वक्त मैंने सोचा कि MIM के नाम से फ़्रॉड शुरू हो गया है। मुझे उस नए फ़्रॉड का अंजाम मालूम होने तक इंतज़ार करना चाहिए। मेरा ख्याल है फ़ोन पर इतनी तवील गुफ्तगू मुनासिब नहीं है। आप अपने किसी ख्याल ख्वानी करने वाले को ज़हमत दें, वो मेरे दिमाग में आए। मैं सख्ती से रूपोश रहने वाला सबसे पहले मोहतरम फरहाद साहब के ख्याल ख्वानी करने वालों को अपने अंदर आने की दावत दे रहा हूँ। इस तरह गुफ्तगू भी होती रहेगी और ख्याल ख्वानी करने वाले मेरे चोर ख्यालात पढ़कर मेरी पूरी हिस्ट्री मालूम कर सकेंगे। अली ने रिसीवर के माउथ पीस पर हाथ रखकर पूछा, क्यों सानी, क्या ख्याल है? वो बोली, जो शख्स खुद को किताब की तरह खोल कर पढ़ने को कहता है वो सच्चा और खरा होता है। मैं उसके अंदर जा रही हूँ। अली ने रिसीवर को कान से लगाकर कहा, इससे पहले कि हम आपकी सच्चाई पर किसी तरह का शुबा करते, आपने खुद को टेलीपैथी की अदालत में पेश कर दिया है। आपके पास सोनिया सानी आ रही है। उसने फ़ोन का रब्ता ख़त्म किया। सानी ने MIM के सरबराह के अंदर जाकर उसे सलाम किया, फिर पूछा, आपको ये कैसे मालूम हुआ कि हम हशमत बेग के मकान में रहते हैं? उसने कहा, मैं कोई जवाब नहीं दूंगा, तुम मेरे दिमाग में आ गई हो, खुद ही मेरे ख्यालात पढ़ती रहो, मैं बिल्कुल खामोश बैठा रहूँगा। सानी ने देखा वो एक आरामदेह सोफे पर बैठा हुआ था। सामने सेंटर टेबल पर दोनों पाँव फैलाए और ज़्यादा आराम से नीम दराज हो गया था और दिमाग के दरवाजे खोल दिए थे। उसके ख्यालात ने बताया कि उसका साहब नाम जॉर्डी नॉर्मन था, लेकिन अब उसका नाम ज़ियाउल इस्लाम है। ये उस वक्त की बात है जब इब्तिदा में ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए पॉप हॉपकिन, टीटू संताना, जोरा जोरी के अलावा जॉर्डी नॉर्मन को भी टेलीपैथी के लम्ह सिखाया गया। जॉर्डी नॉर्मन और जोरा जोरी एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, फिर उनकी शादी हो गई। वो जोरा जोरी को दिल जान से चाहता था, लेकिन वह एक हस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई। वो जोरा जोरी को दिलो जान से चाहता था, लेकिन वो एक हस्पताल में एक बच्चे को जन्म देने के दौरान मर गई। नॉर्मन उसकी जुदाई में नीम पागल सा हो गया। उसकी दीवानगी में भटकता हुआ उस वक्त के सुपर मास्टर से दूर अमेरिका छोड़कर चला गया। उसे होश नहीं रहा कि दिन, महीने और साल किस तरह गुजरते रहे। वह स्पेन पहुंच गया। एक दिन मैड्रिड की गलियों में भटक रहा था कि एक निहायत अमीर कबीर शख्स से सामना हो गया।
वो शख्स एक कीमती कार में बैठने जा रहा था, लेकिन गिरेबान चाक करके घूमने वाले जॉर्डी नॉर्मन को देखकर ठिठक गया। वो अधेड़ उम्र का शख्स था। उसने करीब आकर इस चाक गिरेबान नंगे सीने को देखा, फिर उसके दोनों बाजुओं को थामकर पूछा, तुम ज़ियाउल इस्लाम हो तुम? वो बात अधूरी छोड़कर उस दूसरे शख्स से बोला जो कीमती कार से निकल कर आ रहा था, देखो नासिर पाशा, ये मेरा बेटा है। मैंने तुम्हें बताया था कि मेरे बेटे की एक वाज़ेह शनाख्त है। उसके सीने पर कई तिल हैं और वह तमाम तिल इस तरतीब से हैं कि उन तिलों से अरबी ज़ुबान का लफ्ज़ ज़िया बनता है। इसलिए मैंने अपने बेटे का नाम ज़ियाउल इस्लाम रखा था। इसके चाक गिरेबान को देखो, इसके सीने पर तमाम तिल उसी तरतीब से हैं। करीब आने वाले नासिर पाशा ने उसके सीने पर हाथ फेर कर अच्छी तरह इत्मीनान किया और फिर कहा, वाकई कुदरती तिल हैं और साफ तौर से सीने पर तिलों से लिखा हुआ ज़िया पढ़ा जा रहा है। ये कुदरती निशानी साबित कर रही है कि यही आपका गुमशुदा बेटा ज़ियाउल इस्लाम है। फिर उससे पूछा गया कि वो इस तरह मैला कुचैला क्यों भटक रहा है, कहाँ से आ रहा है, लेकिन वो नीम दीवानगी के आलम में था। उन्हें कोई जवाब न दे सका। जब उसकी दीवानगी ख़त्म हुई और उसने खुद को नॉर्मल पाया तो जैसे एक नई ज़िंदगी मिल गई। वो एक नई दुनिया में दाखिल हो गया। उसने खुद को एक आलीशान महल में पाया। वो एक शाहाना बिस्तर पर लेटा हुआ था और एक डॉक्टर उसका मुआयना कर रहा था। 2 नर्सें बिस्तर के पास खड़ी हुई थीं। डॉक्टर ने थपक कर कहा, यू आर ऑल राइट, अब तुम बिल्कुल नॉर्मल हो। देखो, ये तुम्हारे वालिद मिस्टर नूरुल इस्लाम है। उसने बिस्तर के सिरे पर बैठे हुए उस शख्स को देखा जो उसका बाप होने का दावेदार था। उसने कहा, मैं एक ईसाई हूँ, मेरा नाम जॉर्डी नॉर्मन है। बाप ने कहा, जो तुम्हें समझाया गया वो तुम समझ रहे हो। अब से 22 बरस पहले मैं एक मुफलिस और मोहताज शख्स था। मैं और तुम्हारी माँ कभी 2 वक्त और कभी 2-2 दिन के फाके करते। ऐसे में तुम पैदा हुए। फाकों के बायस तुम्हारी माँ कमज़ोर थी। मुझसे ये वादा लेकर मर गई कि मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। मैंने वादा कर लिया, मगर मुफलिस ही मेरा मजाक उड़ा रही थी। मैं रोटी के लिए रेड क्रॉस सोसाइटी के कैंप में गया। वहाँ तुम्हें दूध मिलने लगा। राहबा और राहब तुम्हारी परवरिश करने लगे। मुझे माइल करने लगे कि मैं बेटे की ज़िंदगी चाहता हूँ तो इसे ईसाई मिशनरी में रहने दूँ। आखिर मैं तुम्हें ज़िंदा रखने की खातिर ईसाई मिशनरी में छोड़कर चला गया। बाप ने एक सरदा भर कर फिर कहा, मैं तन्हा रह गया। मैंने एक सौदागर के यहाँ नौकरी की। वहीं से मेरे दिन फिरने लगे। मैंने तिजारत के गुर सीखे। चंद बरसों में खुद एक बड़ा ताजिर बन गया। मेरा कारोबार यूरोप से अमेरिका तक फैल चुका है। हर मुल्क, हर शहर में मेरे आलीशान महल, बेशुमार गाड़ियाँ और बेहद हिसाब दौलत है। वो बेटे का हाथ थाम कर बोला, इस दौरान मैंने तुम्हें तलाश किया। वो ईसाई मिशनरी वाले पता नहीं किस मुल्क में तुम्हें ले गए थे। 1000 तलाश के बावजूद तुम नहीं मिले। कुदरत के भेद समझ में नहीं आते। तुम्हारे सीने पर यह कुदरती निशान इसलिए था कि एक दिन मैं तुम्हें पहचानूं, और मैंने पहचान लिया। तुम जॉर्डी नॉर्मन नहीं, ज़ियाउल इस्लाम हो। सानी उसके ख्यालात पढ़ रही थी। ज़ियाउल इस्लाम के बाप ने उसे इस्लामी तालीमात से आगाह करने के लिए कई मौलम रखे। खुद उसके साथ दिन रात रहकर समझाने लगा कि यहूदी, ईसाई और हिंदू किस तरह सियासी चालों से मुसलमानाने आलम को एक दूसरे से मुतनफ़र कर रहे हैं और इस्लामी ममालिक को कभी मुत्तहद नहीं होने देते। चंद बरसों में ज़ियाउल इस्लाम ने दुनिया के बिसात पर खेली जाने वाली यहूदियों, हिंदुओं और ईसाइयों की सियासी हेरा फेरी को अच्छी तरह समझ लिया और यह अहद किया कि दुनिया के तमाम मुसलमानों को एक प्लेटफॉर्म पर लाएगा और इस्लामी मुल्कों के सरबराहों को यहूदियों के फ़रेब में आकर इसराइल को तस्लीम करने से बाज रखेगा। उसने अपने वालिद नूरुल इस्लाम की वफ़ात के बाद रूपोशी इख्तियार कर ली और ख्याल ख्वानी के ज़रिए हर मुल्क और हर शहर में जानिसार मुजाहिदीन की फ़ौज बनाने लगा। यूँ तो इस्लामी ममालिक तेल की दौलत और मुख्तलिफ कुदरती वसाइल से मालामाल हैं, लेकिन उनमें एक पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जो एटमी क़ुव्वत के मामले में पुरस्रार है। ये मुल्क एटमी क़ुव्वत रखता है या नहीं, इसकी तस्दीक नहीं हो सकी। MIM के सरबराह ज़ियाउल इस्लाम को यकीन था कि यह राज मालूम करने के लिए यहूदी और भारतीय जासूस बड़ी तादाद में होंगे। इसलिए ज़िया ने इस्लामाबाद में मुजाहिदीन को भेजा और उन मुजाहिदीन के दिमागों में रहकर रूपोश रहने वाले दुश्मनों का सुराग लगाता था। ऐसे ही वक्त उसे पता चला कि इस शहर में सानी और अली भी मौजूद हैं और उनकी मौजूदगी उसे हशमत बेग के ज़रिए मालूम हुई। हशमत बेग बाबा साहब के दायरे का जासूस था, लेकिन योगा का माहिर नहीं था। सरबराह ज़िया ने उसके दिमाग में पहुंचकर मालूम किया था कि सानी और अली किस तरह इस मुल्क की हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन पार्टी को एक दूसरे से लड़ाकर उन तमाम सियासतदानों की वतन दुश्मनी के ठोस सबूत हासिल कर रहे हैं। सानी ने बड़े साहब की तिजोरी से और जारी ने अपोजिशन लीडर के सेफ से ऐसी अहम दस्तावेज़ात हासिल की थी कि वो दस्तावेज़ात मंजरेआम पर आ जाती तो मुल्क के अवाम दोनों पार्टियों का सियासी बाइकआउट कर देते। जब सानी ने यहाँ तक ख्यालात पढ़ लिए तो सरबराह ज़िया ने कहा, इस मुल्क के अवाम नाख्वानदबियाँ और मुख्तलिफ सियासी पार्टियों में तकसीम होकर रह गए हैं। ये मुत्तहिद होकर मुल्क के मुकद्दर को खुशगवार नहीं बना सकेंगे। फिर यह कि सुपर पावर अमेरिका की नित नई चालें इन पाकिस्तानियों को और ज़्यादा पसमानदगी की तरफ ले जाएंगी। सानी ने कहा, आप दुरुस्त फरमाते हैं। हमने जो अहम दस्तावेज़ात हासिल किए हैं उनसे हमें पाकिस्तानी अवाम को ज़बरदस्त फ़ायदा पहुंचाना चाहिए। इसकी एक ही सूरत है। पिछली बार दमिश्क में आपके ख्याल ख्वानी करने वालों ने वीडियो कैसेट की सूरत में अमेरिका और इसराइल की इस्लाम दुश्मनी के बारे में ठोस सबूत हमारे हवाले किया था।
इसका ये फ़ायदा हुआ कि उर्दन और शाम ने हमारे खौफ से इसराइल को तस्लीम करने का मुआहदा नहीं किया। बेशक उनकी कमज़ोरियाँ जब तक MIM की यानी कि आपके हाथों में रहेगी तब तक वो बड़ी ताकतें आपके दबाव में रहेंगी, सरबराह ज़िया ने कहा। इसी तरह आपने जो अहम दस्तावेज़ात हासिल किए हैं वो भी MIM की तहवील में रहेंगी, तो पाकिस्तान से मनफी और ज़ालिमाना सियासत का खात्मा हो जाएगा। मैं मानती हूँ वह तमाम दस्तावेज़ात अली के पास हैं। हम चाहते हैं कि दमिश्क में होने वाले मुज़ाकरात की तरह इन दस्तावेज़ात के सिलसिले में सारी दुनिया के सामने नाअहल सियासतदानों का पोल खोला जाए कि वो सब किस तरह बड़ी ताकतों के हाथों में खिलौना बने हुए हैं। तो मेरे ख्यालात पढ़कर समझ सकती हो कि ये इंतज़ामात मैं कर चुका हूँ। कल ओमान में फिर वहाँ के मुसलमान अकाबरीन, इसराइल के बड़े ओहदेदारों और अमरीकी नुमाइंदों ने मुझे मदऊ किया है। वहाँ मेरा एक आलाकार मेरी जगह सरबरा बनकर जाएगा और आपकी हासिल करदा अहम दस्तावेज़ात को वीडियो कैमरों के सामने रखकर सारी दुनिया के TV स्क्रीन पर पेश करेगा। आपके ख्यालात बता रहे हैं कि आप अभी स्पेन में हैं, कल दोपहर को उर्दन के शहर ओमान पहुँचेंगे। ये बताएं कि हम वो अहम दस्तावेज़ात किस तरह आप तक पहुँचाएँ। बात सिर्फ दस्तावेज़ात की नहीं है, मेरी दरख्वास्त है कि दमिश्क की तरह आप ख्याल ख्वानी करने वाले ओमान में भी मेरा साथ दें और दुश्मनों से मुज़ाकरात के दौरान मेरे आलाकार के दिमाग में नहीं। मैं उस आलाकार को सरबरा ज़ियाउल इस्लाम बनाए रखूँगा। इस्लामाबाद में मेरे कई मुजाहिदीन हैं। अभी 1 घंटे के अंदर मेरा एक मुजाहिद आपके पास आएगा। पहले आप उसके ख्यालात पढ़कर इत्मीनान करें, फिर वह अहम दस्तावेज़ात उसके हवाले कर दें। वो ये चीज़ें लेकर कल शाम तक ओमान पहुँच जाएगा। अच्छी बात है, हम यहाँ मौजूद हैं, आप किसी मुजाहिद को भेज दें। भेज रहा हूँ, मगर एक बात समझ में नहीं आई। फरहाद साहब के बेटे और होने वाली बहू बहुत मोहतात रहने के आदी हैं। फिर आपसे ये गलती क्यों हो रही है कि इस शख्स के मकान में क़याम किया है जो योगा का माहिर नहीं है? कोई भी दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाला इसके अंदर पहुंचकर आपकी रिहाइशगाह का मुहासरा कर सकता है और आप दोनों को नुकसान पहुंचा सकता है। आप हमारी गलती बयान करके दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं। यहाँ हम मजबूरन परसों तक रहेंगे। हशमत बेग को परसों तक ना घर से बाहर जाने देंगे और ना ही किसी का टेलीफोन अटेंड करने देंगे। लेकिन परसों तक ऐसी क्या मजबूरी है? हम अपने पापा की हदायत पर हर हाल में अमल करते हैं। पापा परसों यहाँ इस्लामाबाद आने वाले हैं। वो आएंगे तो हम उनके साथ किसी दूसरी जगह मुंतकिल हो जाएंगे। ये तो मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। मैं आप लोगों के ज़रिए उनसे भी गुफ्तगू कर सकूंगा। हम ज़रूर पापा से आपकी गुफ्तगू कराएंगे। अब मैं जाती हूँ, आप किसी मुजाहिद को भेज दें। सानी दिमागी तौर पर हाजिर हो गई। वह अब तक ख्याल ख्वानी के दौरान ज़ुबान से अली को वह तमाम बातें सुना रही थी जो सरबरा ज़ियाउल इस्लाम के ख्यालात ने उसे बताए थे। उसने सब कुछ सुनने के बाद मुस्कुराकर सानी को देखा, फिर कहा, तो परसों हमारे पापा यहाँ आ रहे हैं। पहले उर्दन के अकाबरीन इस बात पर आमादा नहीं थे कि MIM का पुरस्कार सरबरा उनके शहर ओमान में आए। उन सब ने दमिश्क में उस सरबरा की हड्डियों का चलता फिरता और बोलता हुआ ढांचा देखा था। इस ढांचे ने उर्दन और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदे को रोक दिया था और एक वीडियो फिल्म में इन दोनों मुल्कों की बहुत सी कमज़ोरियाँ रिकॉर्ड कर ली गई थीं। अब वो मुसलमान अकाबरीन उस सरबरा से धोखा नहीं खाना चाहते थे। अमरीकी और इसराइली नुमाइंदों ने उन अकाबरीन को समझाया कि इस बार वह सरबरा किसी हद तक दोस्त बनकर आ रहा है। उसने अपने रवैये में लचक पैदा कर लिया है। शायद वह कुछ शराइत पेश करेगा। अगर हम उन शराइत को कबूल कर सकें तो फिर वह इसराइल और दूसरे इस्लामी ममालिक के दरमियान होने वाले दोस्ताना मुआहदों के सामने दीवार नहीं बनेगा। फिर यह तय हो गया कि MIM के सरबरा की शराइत काबिल कबूल होंगी तो उन्हें ज़रूर कबूल किया जाएगा और उस सरबरा को भी उन शराइत में लचक पैदा करने पर माल किया जाएगा। रात के 8 बजे मुलाकात का वक्त मुकर्रर हुआ। एक महल नुमा आलीशान इमारत में बड़े सख्त हिफाजती इंतजाम किए गए थे। इस इमारत से 2 गज़ के फासले पर ऐसे कैमरे नस्ब किए गए थे कि वो सरबरा जिस रास्ते से गुजर कर आता वहाँ के मनाजिर इमारत के अंदर दूर उफ्तादा हिस्सों में कई TV स्क्रीन पर देखे जा सकते। इस तरह वो लोग ये साफ तौर पर देख सकते थे कि आने वाला इंसान ही है या पहले की तरह हड्डियों का ढांचा, और अगर इंसान है तो फिर वो इमारत में दाखिल होने से पहले जिस कॉरिडोर से गुजरेगा वहाँ एक्सरे मशीन और दीगर सुरागर हालात होंगे और ये इंकशाफ करेंगे कि वह सरबरा निहत्ता है या उन काबरीन को जानी नुकसान पहुंचाने वाला असला या बारूद छुपा कर ला रहा है। ऐसे इंतजाम देखकर इसराइल में मुआहदा करने वाले मुसलमान काबरीन मुतमईन हो गए। फिर उनकी पुश्त पर सुपर मास्टर था। उन्हें खुदा पर रस्मी भरोसा था मगर अमरीका पर मुकम्मल एतमाद था। उधर MIM के सरबरा ज़ियाउल इस्लाम ने अपने उस आलाकार के दिमाग में सानी को पहुंचा दिया था जो डमी सरबरा बनकर उस महल नुमा इमारत में जा रहा था और वह तन्हा जा रहा था। अपनी कार खुद ड्राइव कर रहा था। उसने एक हाथ से कार की स्टीयरिंग संभालते हुए दूसरे हाथ से पास रखे हुए मोबाइल फ़ोन को उठाया। फिर एक इसराइली नुमाइंदे से रब्ता करने के बाद कहा, मैं आ रहा हूँ। वक्त मुकर्रर के मुताबिक ठीक 8 बजे आप लोगों के दरमियान पहुँच जाऊँगा। अभी 8 बजने में 20 मिनट हैं, सिर्फ 20 मिनट इंतज़ार करें। इसराइली नुमाइंदे ने कहा, हम बेचैनी से इंतज़ार कर रहे हैं। बाहर अहाते का दरवाज़ा आपके लिए और आपके मुजाहिदीन के लिए खुला रहेगा। आपकी इतला के लिए अर्ज़ है कि मेरे साथ कोई मुजाहिद नहीं है। मैं बिल्कुल तन्हा और निहत्ता आ रहा हूँ। आप लोगों ने ख्वामखा बड़े मोहतात रहकर हिफाजती इंतजाम किए हैं। मेरी ज़ात से किसी को नुकसान नहीं पहुँचेगा।
उस महलनुमा इमारत के अंदर बड़े से हॉल में उर्दन के मुसलमान अकाबरीन, इसराइल के आला ओहदेदार और अमरीकी वजारत खारजा के भी नुमाइंदे बैठे हुए थे। वो सैटेलाइट के जरिए तमाम दुनिया के टीवी स्क्रीन पर देखे जा रहे थे। सानी और अली भी एक टीवी के सामने बैठे उर्दन, अमरीका और इसराइल के तमाम अहम अफराद को देख रहे थे। वहाँ माइक और स्पीकर के जरिए फ़ोन पर होने वाली गुफ्तगू सुन रहे थे। सानी उन्हें स्क्रीन पर देख रही थी और ख्याल ख्वानी के जरिए सरबरा ज़ियाउल इस्लाम की डमी के अंदर पहुंची हुई थी। डमी सरबरा ने फ़ोन बंद कर दिया। वो 15 मिनट का रास्ता तय कर चुका था। अब सिर्फ 5 मिनट रह गए थे। ज़रा से फासले पर वह इमारत नज़र आ रही थी और उसके अहाते का आहनी गेट खुला हुआ था, लेकिन वो उस गेट के करीब ना पहुंच सका। अचानक कार के अंदर ज़बरदस्त धमाका हुआ। वहाँ पहले ही किसी ने रिमोट कंट्रोलर के जरिए ब्लास्ट होने वाला बम छुपा कर रखा था। धमाका इतना ज़बरदस्त था कि कार के साथ डमी सरबरा के भी चीथड़े उड़ गए। सानी और अली एकदम से सीधे होकर बैठ गए। ये क्या हो गया? वो कार आहनी गेट के करीब आकर बम से ब्लास्ट हुई थी, इसलिए तमाम टीवी स्क्रीन पर देखी जा रही थी। इमारत के अंदर बैठे हुए तीनों ममालिक अकाबरीन में से कुछ तो हैरानी से उछलकर खड़े हो गए और कुछ पर सख्ता सा तारी हो गया। फ़ौरन ये बात दिमाग में आ रही थी कि सरबरा के चीथड़े उड़ने के बायस अब MIM के मुजाहिदीन उन तमाम अकाबरीन के चीथड़े उड़ा देंगे। सानी ने ख्याल ख्वानी की परवाज़ की। वह डमी सरबरा की ऐसी दर्दनाक हलाकत के बारे में असल सरबरा ज़ियाउल इस्लाम से बातें करना चाहती थी, लेकिन उसके दिमाग में पहुंचते ही उसने सांस रोक ली। सानी ने फिर अपनी सोच की लहरों को उसके अंदर पहुंचाते हुए कहा, प्लीज़ सांस न रोकें, मैं सोनिया सानी बोल रही हूँ। सरबरा ने कहा, अभी चंद मिनटों में कितने ही टेलीपैथी जानने वाले मेरे अंदर आते रहे हैं और मैं उन्हें बाहर निकालता रहा हूँ। इस भीड़ में दुश्मन और दोस्त को पहचानना मुमकिन नहीं है। मैं फ़िलहाल माजरत चाहता हूँ। ये कहते उसने फिर सांस रोक ली। सानी ने टीवी की तरफ देखते हुए अली से कहा, दुश्मन ख्याल ख्वानी करने वाले भी ज़ियाउल इस्लाम के अंदर आकर तस्दीक कर रहे हैं कि असल सरबरा हलाक हो चुका है या जिंदा है। दुश्मनों को अपने अंदर आने से रोकने के लिए वो मेरी आमद पर भी सांस रोक रहा है। अली ने कहा, उसकी एहतियाती तदबीर अपनी जगह मुनासिब है। तुम दुश्मनों में से किसी के अंदर पहुंचकर मालूमात हासिल करो। सानी ने मेरे पास आकर वहाँ के मुख्तसर हालात बताए। फिर कहा, आप जमीला राजी के साथ ओमान में रहकर यहाँ के अकाबरीन के अंदर पहुँचे हुए थे। मुझे शाह के पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर पहुँचा दें। मैंने दूसरे ही लम्हे में ख्याल ख्वानी की परवाज़ की और पर्सनल सेक्रेटरी के अंदर पहुँच गया। सानी मेरे दिमाग से निकलकर उसके दिमाग में पहुँच गई। वह सेक्रेटरी उस इमारत में इसराइल और अमरीकी ओहदेदारान के साथ बैठा हुआ था और एक इसराइली नुमाइंदे से कह रहा था, आप सब ने इस बात की ज़मानत दी थी कि दमिश्क की तरह हमारे शहर में कोई गड़बड़ नहीं होगी। MIM वाले दोस्त बनकर आ रहे हैं, मगर हमारे मुल्क में उस तंजीम के सरबराह की हलाकत की जिम्मेदारी हम पर डाली जाएगी। इसराइली नुमाइंदे ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं होगी। हमारे एक ख्याल ख्वानी करने वाले ने बम के धमाके में हलाक होने वाले की मौत की तस्दीक की तो पता चला कि वह सरबराह जिंदा है और हमारे टेलीपैथी जानने वालों की आमद पर सांस रोक लेता है। जो शख्स सरबराह बनकर हमसे फ़ोन पर बातें कर रहा था और अब हलाक हो गया, वो कोई फरेबी था। ऐसे वक्त फ़ोन की घंटी बजने लगी। एक इसराइली नुमाइंदे ने रिसीवर उठाया। आवाज़ आई, मैं MIM का सरबराह बोल रहा हूँ, जिंदा सलामत हूँ। अभी जो शख्स हलाक हुआ है वो एक फरेबी था। मैं अपने रास्ते से उस कांटे को निकाल कर अभी आप हजरात के पास आ रहा हूँ। सानी ने उस इसराइली नुमाइंदे के अंदर रहकर सरबराह ज़ियाउल इस्लाम की बातें सुनी। फिर अली से कहा, वो असली सरबराह उन्हें फ़ोन के ज़रिए बता रहा है कि हलाक होने वाला एक फ़्रॉड था और वो असली सरबराह अभी इस इमारत में पहुंचने वाला है। अली ने कहा, कमाल है, सरबराह ज़ियाउल इस्लाम ने तुम्हें उस हलाक होने वाले के दिमाग में पहुंचाकर कहा था कि वह डमी सरबराह को उस इमारत में भेज रहा है। तुम उस इमारत में पहुंचने के लिए उस डमी के दिमाग में थी, उसे हलाक कर दिया गया और अब ज़ियाउल इस्लाम उस इसराइली नुमाइंदे से कह रहा है कि वह हलाक होने वाला फरेबी था, जबकि फरेबी नहीं था। हाँ, वो अपने तौर पर सोच समझकर चालें चल रहा है और टीवी के जरिए सारी दुनिया को एक नया तमाशा दिखाने वाला है। उन्होंने स्क्रीन की तरफ देखा। एक कार अहाते के आहनी गेट से दाखिल होकर उस महलनुमा इमारत के पोर्च में आकर रुकी। उसका दरवाज़ा खुला। एक शख्स एक ब्रीफ केस लिए कार से बाहर आया। पोर्च से उस इमारत के कॉरिडोर तक मुसल्ला फौजी खड़े हुए थे। वो तन्हा आया था। कॉरिडोर से गुजरने के दौरान एक्सरे मशीन बता रही थी कि उसने लिबास में कुछ नहीं छुपाया और ब्रीफ केस में कागजात और एक वीडियो कैसेट और कलम वगैरह रखे हुए हैं। एक मुसल्ला गाइड ने उस सरबराह को बड़े शानदार हॉल में पहुंचाया। वहां तीनों ममालिक के अकाबरीन बैठे हुए थे। उसे देखकर इस्तकबाल के लिए खड़े हो गए। उसने आगे बढ़ते हुए कहा, मैंने अभी फ़ोन पर अपनी आमद की इतला दी थी, लेकिन अभी तक मेरा तारुफ नहीं हुआ, लिहाजा ये बता दूं कि मैं दोहरी शख्सियत का हामिल हूँ, यानी एक ईसाई जोडी नॉर्मन भी हूँ और एक मुसलमान ज़ियाउल इस्लाम भी हूँ और मुझे MIM का आर्जी सरबराह होने का शरफ हासिल है। एक इसराइली नुमाइंदा वहाँ के तमाम अकाबरीन का तारुफ उससे कराने लगा। वह मुख्तलिफ सोफ़ों पर बैठ गए। उर्दन के एक मुसलमान ओहदेदार ने पूछा, ये बात समझ में नहीं आई कि आप दोहरी शख्सियत के मालिक क्यों हैं? ये बिल्कुल नई और अनोखी बात है कि आप ईसाई भी हैं और मुसलमान भी। वो ब्रीफ केस को सामने मेज़ पर रखकर बोला, मैं चेहरे बदल कर, नाम बदल कर
और मज़हब बदलकर दुश्मनों की बदलती हुई चालों को और चालाकियों को समझता रहता हूँ। इस तरह MIM के 2 नाम और दोहरे मकासद है। इस वक्त हमें सारी दुनिया में देखा जा रहा है। पहले हमने दुनिया वालों को बताया कि MIM के मायने हैं मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन, लेकिन इसके असल दूसरे मायने हैं मास्टर ऑफ इंटरनेशनल मैनकाइंड। मैं आलमी इंसानियत का मास्टर हूँ। उस्ताद हूँ या माहिर हूँ, मैं एक इंसान हूँ और सबको इंसान देखना चाहता हूँ। अगर कोई यहूदी है तो अपने माबद में रहे, कोई ईसाई है तो अपने कलीसा में जाए, कोई हिंदू है तो मंदिर में पूजा करे और मुसलमान है तो मस्जिद में नमाज पढ़े। अपनी अपनी इबादत गाहों से बाहर निकलकर हम सबको इंसान होना चाहिए और सारी दुनिया में इंसानी बरादरी और मोहब्बत को आम करना चाहिए। अमरीकी, इसराइली और उर्दनी अकाबरीन सब वाह वाह करने लगे। एक यहूदी ओहदेदार ने कहा, आप एक अजीम इंसान हैं। आप तमाम मज़ाहिब के मानने वालों को मोहब्बत के एक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहते हैं। हम सब आपको सलाम करते हैं। एक अमरीकी नुमाइंदे ने कहा, आपने पहले खुद को जोडी नॉर्मन कहा। इसका मतलब यह है कि आप अमरीकी हैं और आपने ट्रांसफॉर्मर मशीन के ज़रिए टेलीपैथी का इल्म हासिल किया। बेशक मैं वही हूँ। मैं चाहता हूँ कि ईसाई, यहूदी और मुसलमान सब आपस में दोस्त हों। मैंने MIM के मकासद को पूरा करने से पहले ये अच्छी तरह समझ लिया था कि बाबा साहब के इदारे वाले और फरहाद के तमाम फैमिली मेम्बर मेरे रास्ते की दीवार बनेंगे। इसीलिए मैंने MIM के मायने मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन ज़ाहिर किया और अपने तमाम कारकुनों को मुजाहिदीन के नाम से मशहूर किया। वहाँ के तमाम अकाबरीन बड़ी तवज्जो और दिलचस्पी से सुन रहे थे। उसने कहा, मैंने अपने कारकुनों से अमरीकी तैयारी को अगवा कराया और इससे पहले अगवा करने वाले कारकुनों पर तनवीमी अमल करके उनके जहनों में यह नक्श कर दिया कि वो मुसलमान मुजाहिदीन हैं। इस तरह फरहाद के टेलीपैथी जानने वाले उन कारकुनों के दिमागों में रहकर उन्हें मुजाहिदीन समझकर उनकी मदद करते रहे। मैं पूरी तरह फरहाद के टेलीपैथी जानने वालों का एतमाद हासिल करना चाहता था। इस मकसद के लिए दमिश्क में अपनी जगह हड्डियों के एक ढांचे को आप हजरात के पास भेजा। आप लोगों को दुनिया वालों के सामने दुश्मन बनाया, लेकिन नेक मकासद के लिए बनाया। वहाँ जो वीडियो फिल्म तैयार की गई वो इस वक्त मेरे ब्रीफ केस में है। उर्दन के एक मुसलमान ओहदेदार ने कहा, आप वाकई बाकमाल हैं, लेकिन आपको ये अंदेशा नहीं है कि फरहाद और उसके तमाम फैमिली मेम्बर स्क्रीन पर हमें देख रहे हैं और अपने खिलाफ आपकी बातें सुन रहे होंगे। मैं अपनी बातें आपको और सिर्फ दुनिया वालों को नहीं बल्कि फरहाद और उसकी तमाम फैमिली को सुना रहा हूँ। वो अब मुझसे दुश्मनी नहीं कर सकेंगे। मैं उन्हें भी अपना और आप सबका दोस्त बनाना चाहता हूँ। एक यहूदी ओहदेदार ने कहा, हम फरहाद जैसे मुसलमानों को इंतहा पसंद कहते हैं क्योंकि वो इस्लामी कवानीन और असूलों से हटकर कम अज़ कम हम यहूदियों से कभी दोस्ती नहीं करेंगे। मैंने फरहाद के गुब्बारे से हवा निकाल दी है। इन लम्हात में उसका जान से अजीज़ बेटा अली तैमूर और ख्याल ख्वानी करने वाली सोनिया सानी इस्लामाबाद के जिस मकान में बैठे हैं, उस मकान के हर कमरे और हर गोशे में रिमोट कंट्रोलर से ब्लास्ट होने वाले बमों का जाल सा बिछा हुआ है। वहाँ बैठे हुए तमाम अकाबरीन के चेहरे खुशी से खिल उठे। जोडी नॉर्मन ने कहा, अगर फरहाद या उसके किसी ख्याल ख्वानी करने वाले ने हमारी इंसानियत को नहीं समझा और कोई चाल चलने की कोशिश की तो वो सोनिया सानी और अली तैमूर की मौत का सबब बनेंगे। और ये समझ में आने वाली बात है कि फरहाद अपने बेटे और होने वाली बहू से महरूम नहीं होना चाहेगा। एक ने कहा, मास्टर IM, आपने बहुत बड़ा कारनामा अंजाम दिया है। फरहाद जैसे मुसलमानों की इंतहा पसंदी ख़त्म करने और उन्हें सही तौर से इंसान बनाने का यही एक रास्ता रह गया था। नॉर्मन ने कहा, आप हजरात जानते हैं कि पाकिस्तानी हुक्मरान भी हमारे हम ख्याल हैं। वो भी आलमी इंसानी बरादरी के नाते इसराइल को तस्लीम करना चाहते हैं, लेकिन फरहाद की तरह पाकिस्तानी उलमा और मजहबी जमातें रुकावटें बनी हुई हैं। सानी और अली ने वहाँ के हुक्मरानों के अहम राज और दीगर अहम दस्तावेज़ात को चुराया था ताकि उन्हें ब्लैकमेल कर सकें और उन्हें हमारा हम ख्याल बनने से बाज रख सकें। लेकिन मैंने बड़ी हिकमत अमली से उन दोनों को बेवकूफ़ बनाकर वो तमाम दस्तावेज़ात हासिल कर लिए और वह सब इसी ब्रीफ केस में है। तमाम अकाबरीन खुशियों से तालियां बजाने लगे। एक मुलाजिम शराब की ट्रॉली लेकर आया। ट्रॉली के ऊपरी हिस्से पर शराब की भरी हुई बोतलें और खाली गिलास थे। उसके निचले हिस्से में भुने हुए गोश्त की डिशें रखी हुई थीं जो कामयाबियां हासिल की गई थीं। उनकी खुशी में अब पीने और मौज बनाने का वक्त आ गया था। मुलाजिम ने ट्रॉली को उन तमाम अकाबरीन के दरमियान लाकर रोक दिया। झुककर निचले हिस्से से गोश्त की तमाम डिशों से ढक्कन हटा दिए। फिर अदब से झुकता हुआ ज़रा पीछे जाकर खड़ा हो गया। शाह के पर्सनल सेक्रेटरी ने कहा, मैं मास्टर ऑफ IM के लिए पहला ड्रिंक बनाकर पेश करूंगा। वो अपनी जगह से उठकर ट्रॉली के करीब आया, फिर ठिठक गया। हैरानी से बोला, इन डिशों में गोश्त नहीं है। इसमें तो मुलाजिम ने अपने लिबास से एक रिमोट कंट्रोलर निकाल कर दिखाते हुए कहा, इन तमाम डिशों में इतने ताकतवर बॉम्ब रखे हुए हैं कि एक बटन दबाते ही तुम सबके साथ यहाँ की दरो दीवार रेजा रेजा हो जाएंगे। और तुम लोग देख रहे हो कि मेरी उंगली इस कंट्रोलर के बटन पर है। सबके चेहरे जर्द पड़ गए। कुछ लरजने लगे, कुछ दहशत ज़दा नज़रों से उस मुलाजिम को देखने लगे। एक ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं हूँ असल सरबराह। ये MIM कोई झूठ या मजाक नहीं है। मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन एक हकीकत है और इसका सरबराह तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है।
सोनिया सानी ने टीवी स्क्रीन की तरफ घुंसा दिखाते हुए कहा, आ गया शैतान। मैं दास्तान को फरहाद अली तैमूर अभी कुछ नहीं कहूँगा। आप समझ गए हैं कि सानी किस शैतान को मोहब्बत से शैतान कहा करती थी। इस दास्तान को तरतीब से बयान करने के लिए लाजमी है कि पहले जोडी नॉर्मन के फ्रॉड को, फिर पारस की आमद के वाक़यात को बयान कर दिया जाए। ये उन दिनों की बात है जब पहले पहल अमेरिका में ट्रांसफार्मर मशीन बनाई गई और तजुर्बात के तौर पर नए नए टेलीपैथी जाने वाले पैदा किए जा रहे थे। उन्हें बड़ी ज़बरदस्त ट्रेनिंग दी गई। ख्याल था कि टेलीपैथी जाने वालों की मुख्तसर सी फ़ौज के ज़रिए अमेरिका पूरी दुनिया पर छा जाएगा। उन दिनों रूस भी सुपर पावर कहलाता था। सुपर मास्टर की ख्वाहिश थी कि सिर्फ उसका मुल्क तमाम दुनिया पर हावी रहे और तमाम दुनिया मुआशी, सियासी और माली एतबार से उसके सामने पाबे जंजीर रहा करे। सुपर मास्टर की यह ख्वाहिश तो पूरी हो रही है। रूस रफ्ता रफ्ता सुपर से सिफर बनता जा रहा है, लेकिन रूस के जवाल में किसी टेलीपैथी जानने वाले का कमाल नहीं है। ये गर्दिश हालात हैं कि कुछ रूस के तकब्बुर और गलत पॉलिसियों ने और कुछ अमेरिका की सियासी हिकमत अमली ने उसका बेड़ा गर्क कर दिया। यहाँ इस जिक्र का मकसद तमाम मुसलमानों को ये याद दिलाना है कि अमेरिका ने रूस को मुंह के बल गिराने के लिए पाकिस्तानी मुसलमानों और अफ़गानी हुर्रियत पसंदों के कांधों पर बंदूकें रखकर चलाई थी। हालात हाज़िरा का बगौर मुतालिया और मुशाहिदा किया जाए तो ये दहशत खुली हुई किताब की तरह सामने आएगी कि अमेरिका और इसराइल अपनी हिकमत अमली के मुताबिक ज़्यादा से ज़्यादा इस्लामी ममालिक के हवास पर छाकर अपनी कामयाबियों के झंडे गाड़ रहे हैं। ये दास्तान इसी नहज पर चल रही है कि हमारी दुनिया में मुसलमानों का किरदार क्या है। वो अपने अमाल से अरूज की तरफ जा रहे हैं या जवाल की तरफ। अगर सफ़र जवाल की तरफ है तो क्या तमाम मुसलमानान आलम को अपनी कम फहमी या गफलत का एहसास नहीं हो रहा है? अगर आटे में नमक के बराबर मुसलमान बाशऊर, बाईमान और इनकलाबी हैं तो अल्लाह करे उनकी तादाद में इजाफा होता चला जाए। बहरहाल उन दिनों ट्रांसफार्मर मशीन के ज़रिए खासी तादाद में अमरीकी बासलाहियत अफराद को टेलीपैथिक इल्म सिखाया जा रहा था। उनमें जोडी नॉर्मन, जोरा जोरी, तीतू संताना, मार्टन रसल, शिल्पा और मरीना डिफोंजा जैसी और बेशुमार हस्तियां थीं। उनमें मरीना सबसे ज़्यादा चालाक और तेज़ तरार थी। अपने मुल्क अमेरिका की वफादार थी, लेकिन सुपर मास्टर वगैरह से बगावत करके सिर्फ अपने मकासद के मुताबिक काम करती। उसने मुझे और बाबा साहब के इदारे को भी बारहा नुकसान पहुंचाने की कोशिशें की। पारस को भी कई हथकंडों से ट्रैप करना चाहा। आखिर आज कल शिकस्त खुर्दा अंदाज में एक आम सी घरेलू जिंदगी गुजारी है। मशीन के जरिए टेलीपैथिक इल्म हासिल करने वाले कभी हालात के तहत वाज़ेह तौर पर फना होते रहे और कभी गोशे गुमनामी में ऐसे गए कि फिर अब तक उनका कोई सुराग नहीं मिल सका। मैं ऐसे ही एक गुमनाम रह जाने वाले शख्स को पेश कर रहा हूँ। उसका नाम वार्नर हैग था। वो अपने एक टेलीपैथी जाने वाले दोस्त के साथ फरार हुआ था। वो दोनों सुपर मास्टर और अमरीकी अफवाज के आला अफसरान की पाबंदियों से निजात हासिल करके आज़ाद ज़िंदगी गुजारना चाहते थे। वो दोनों अमरीका से फरार होकर लंदन पहुँचे। वहाँ से लबनान की तरफ आते वक्त एक दूसरे से बिछड़ गए। उनमें से जो साथी बिछड़ने के बाद इसराइल पहुँचा वो वहाँ कैदी बनकर रह गया। यहूदियों के लिए अपने टेलीपैथिक इल्म को इस्तेमाल करता रहा, फिर एक दिन मौत की आगोश में चला गया। दूसरा शख्स वार्नर हैग निस्बतन ज़हीन था। उसने अपने टेलीपैथी के इल्म को जाहिर नहीं होने दिया। कभी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पेश आई तो ख्याल ख्वानी कर लेता, वरना एक आम सा शख्स बना रहता। उसने किसी बड़े मुल्क या बड़े शहर का इंतखाब नहीं किया। इसराइल के मगरिब और लबनान के जुनूब एक छोटा सा जजीरा पटोया है। उसने वहाँ जाकर पनाह ली और बड़ी हद तक महफूज रहने लगा। दुश्मनों से तलाश करते करते मायूस हो गए और ये समझ लिया कि वो कहीं मर खप गया है। जजीरे की आबादी कम होती है, वहाँ लोग एक दूसरे को दूर से पहचान लिया करते हैं। उसने वहाँ के लोगों को एहसास नहीं होने दिया और बहुत ही चुपके चुपके ख्याल ख्वानी के जरिए अपने लिए जगह बनाता रहा और वहाँ के लोग उसे दिल से अपना मानते रहे। जहाँ तक दिमाग पर असर करने या उस पर कब्जा जमाने वाली बात है तो ऐसी दिमागी कलाबाजियों की यह दास्तान चल ही रही है, लेकिन दिल पर असर करने के लिए किसी टेलीपैथी या जादू टूने की ज़रूरत पेश नहीं आती। वार्नर हैग ने जब पहली बार हमायला को देखा तो जैसे टेलीपैथी भूल गया। वो बस्ती की उस गली में उसकी पड़ोसन थी। वह हसीना आलम नहीं थी। किसी के दिल में समा जाने के लिए हसीन तरीन होना नहीं बल्कि दिल नशीन होना ज़रूरी है। वह बड़ी ही दिल नशीन थी। पहली नज़र में दिल के अंदर बैठ जाती थी। कोई चीज़ अपनी कीमत रखती हो तो उसे लूटने वाले पैदा हो जाते हैं। कुछ औबाश किस्म के लोगों ने उसे हासिल करना चाहा, लेकिन वार्नर हैग ने बज़ाहिर अपनी जिस्मानी कुव्वत से और बाबातिन टेलीपैथी के ज़रिए उन बदमाशों को उससे दूर रहने पर मजबूर कर दिया। इस तरह वो और हमायला ज़हनी और दिली तौर पर एक दूसरे के करीब आ गए, लेकिन मजहबी एतबार से दोनों में फासला था। वो मुसलमान थी और ये ईसाई। दोनों एक दूसरे को दूर से देखते चाहते थे, लेकिन हमायला कभी उसे उंगली पकड़ने का मौका नहीं देती थी। उस जजीरे में मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी। वार्नर हैग उनके रस्म व रिवाज और ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके देखता। कुछ ये बातें उसे मुतासिर करती थी, कुछ हमायला का जादू सर चढ़कर बोलता रहता था। मुझे इस बात का इल्म था कि वार्नर हैग ने उस जजीरे में पनाह ली है और मैं हमायला के दिल का हाल भी जानता था। मुझे यकीन था कि दोनों ही कच्चे धागे से बंदे आएंगे,
लेकिन दोनों में से किसी एक को दूसरे का मजहब कबूल करके इस दवाजी ज़िंदगी की इब्तदा करनी होगी। हमाइला अपने दीन से फिरने का तसव्वुर भी नहीं कर सकती थी। उसकी बस्ती, उसका मुआशरा इस्लामी था, जबकि वार्नर हैग जवानी में वहाँ आकर उस इस्लामी मुआशरे से मुतासिर होता जा रहा था। आखिर उसने दिल से इस्लाम कबूल कर लिया, हमाइला को अपना शरीके हयात बना लिया। ऐसे ही वक्त दुश्मनों को सुराग मिल गया कि वार्नर हैग ने जजीरा पटोया में पनाह ली है। मैंने उन्हें किसी के हाथ लगने नहीं दिया। उन दोनों को जजीरे से बखैरियत निकाल कर पहले लबनान और फिर अनकरा पहुंचा दिया। वहाँ वो दोनों एक महफूज जगह पहुंच गए, इसलिए मैंने उनका साथ छोड़ दिया। मुझे बाबा साहब के दायरे से हदायत की गई कि मैं उन दोनों से आइंदा कोई रब्ता न रखूं। यही वजह कि मेरी दास्तान में उन दोनों का जिक्र कभी नहीं आया। अब उनका जिक्र लाजमी हो गया है। वो अनकरा में फ्रांसीसी सफ़ीर की निगरानी में थे, लेकिन किसी पर मुस्तकिल बोझ नहीं बनना चाहते थे। एक दिन वहाँ से इस्तांबुल की तरफ रवाना हो गए। उनके पास सफ़र के लिए एक गाड़ी, कुछ खाने पीने और पहनने का सामान था। वार्नर हैग का नाम अब जाकिर अली हो गया था। उसने कहा, हमाइला, हमारे पास जीने का कुछ सामान नहीं है मगर बहुत कुछ है। मैं मेहनत मजदूरी करूं तो रूखी सूखी मिल जाया करी, और टेलीपैथी से काम लूं तो दुनिया की सारी दौलत हमारे कदमों में होगी। तुम क्या चाहती हो? वो बोली, हमारे दीन में कनायत पसंदी की ताकीद की गई है। अपने इल्म, अपनी काबिलियत और मेहनत के मुताबिक जो मिलता है उस पर खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन मेरे पास तो ऐसा इल्म है जिसके पेश नज़र कनायत पसंदी वाली बात ही नहीं रह जाती। मैं अपने इल्म पर जितना भी खुदा का शुक्र अदा करूँ वो कम है। तुम अपने इल्म को खल्के खुदा की भलाई के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, और इस टेलीपैथी को शैतानी राहों पर भी लगा सकते हो। वो बोला, खुदा ना करे हमें कभी शैतान गुमराह करे। हम इस्तांबुल पहुंचकर कोई छोटा मोटा सा मकान किराए पर लेंगे। आम इंसानों की तरह मामूली सी जिंदगी गुजारते हुए किसी एक राह का तयन करेंगे जिस पर चलने से खुदा की खुशनुदी हासिल हो। वो दोनों तुर्की के बड़े शहर इस्तांबुल पहुंच गए। इस्तांबुल शहर 2 हिस्सों में तकसीम है। इसका एक हिस्सा मशरकी यूरोप में और दूसरा हिस्सा एशिया में है। दोनों के दरमियान दरियाए बासफोर्स की सुनहरी लहरें बहती हैं। शहर इस्तांबुल में मशरिक की शर्मोहिया और मगरिब की बेहयाइयाँ दोनों ही देखने में आती हैं। स्कर्ट पहने अपने मर्दों से बगलगीर होने वाली आज़ाद औरतें भी हैं, और बुरका चादर में महफूज की हुई मशर की तहजीब भी है। यहाँ हद नज़र तक मस्जिदों के गुंबद और बुलंदो बाला मीनार दूर तक दिखाई देंगे। दुनिया की बदतरीन जवारी, नौसरबाज और स्मगलर्स के अलावा दीनदार मुसलमान कसरत से नजर आते हैं। अजान होती नमाजियों का हजूम मस्जिदों का रुख करता है। मस्जिद सुलेमानिया और मस्जिद अहमद जैसी बेशुमार मस्जिदों में कई अलूम के कॉलेज, यूनिवर्सिटी, लंगर खाने और तलबा के हॉस्टल वगैरह हैं। हमाइला और जाकिर अली यानी वार्नर हैग ने तकसीम के इलाके में क्याम किया। फिर सबसे पहले तुर्की ज़ुबान की तालीम हासिल की। अगरचे मगरबी इस्तांबुल के रास्ते से मगरबी तहजीब ने पूरी तरह तुर्की पर असरअंदाज होना चाहा, लेकिन आज 90% लोग मुसलमान हैं और ऐसे मुहिब्बे वतन हैं कि सिर्फ अपनी तुर्की ज़ुबान बोलते हैं। वहाँ जाने वाले सयाहों को गुफ्त व शनीद के लिए ऐसे गाइड की खिदमत हासिल करनी पड़ती हैं जो अंग्रेज़ी और तुर्की भी जानता हो। इसीलिए हमाइला और जाकिर अली ने कई माह की मेहनत के बाद तुर्की ज़ुबान पर बड़ी हद तक कुदरत हासिल कर ली। जाकिर अली मुल्की और गैर मुल्की अखबारात पढ़ा करता और ये पढ़कर कुढ़ता रहता, और हमाइला को बताता रहता कि दुनिया के मुसलमान किस तरह अपनी खूबियों और सलाहियतों को उजागर करने की बजाय ज़िल्लत के अंधेरों की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। वो कहती थी, हमें अपने दीन के लिए, अपनी कौम के लिए कुछ करना चाहिए। मगर क्या करना चाहिए? फरहाद भाईजान टेलीपैथी के मास्टर हैं। बाबा साहब के इदारे की धाक यहाँ से अमेरिका तक बैठी है। काहिरा यूनिवर्सिटी अल अज़हर के म्यार और इल्मियत का सारी दुनिया में चर्चा है। कितने ही मुजाहिदीन सर पर कफन बांधकर कुफर से मुकाबला करते हैं, लेकिन शैतानी चालें अज़ल से जारी हैं। इनका मुकम्मल तौर पर तोड़ नहीं होता। ईमान और कुफर की जंग ता क़यामत जारी रहेगी। हम कुफर को नाबूद नहीं कर सकते, लेकिन झुका तो सकते हैं। अल्लाह ताला की दीन की बरतरी कायम तो रख सकते हैं। वो दोनों एक रात फ्री स्टाइल कुश्तियाँ देखने एक स्टेडियम में गए। वहाँ लोगों का हजूम था। 2 पहलवान रिंग में खड़े हुए थे और अनाउंसर हाजरीन से उनका तारुफ करा रहा था और कह रहा था कि कुश्ती जीतने वाले पहलवान को $10,000 दिए जाएंगे। ये कुश्ती की इब्तदा है। आगे चलकर जो पहलवान जीतता जाएगा उसके इनाम की रकम बढ़ती जाएगी और वो $5 लाख तक हासिल कर सकेगा। कुश्ती शुरू होने वाली थी। उससे पहले ही रेसलिंग बोर्ड के डायरेक्टर ने ऐलान किया कि ये कुश्ती रोक दी जाए। अभी मुआयना करने वाले डॉक्टर ने बताया कि जवाद खैरी नाम का जो पहलवान मुकाबले के लिए रिंग में खड़ा हुआ है, उसने सुबह से कुछ नहीं खाया है। वह भूखा है। 2 रोटियां हासिल करने के लिए लड़ने आया है, मगर अपने मुकाबले का एक हाथ खाते ही बेहोश हो जाएगा या मर जाएगा। ये ऐलान सुनते ही तमाम स्टेडियम में खलबली सी पैदा हो गई। तमाशाई एक दूसरे से चहमगोइयाँ करने लगे। रिंग में खड़े हुए दूसरे पहलवान ने माइक हाथ में लेकर हंसते हुए कहा, ये बेवकूफ़ कुश्ती को मजाक समझकर मेरे मुकाबले पर आया है, जबकि ये जानता है कि मैं एक चैंपियन हूँ। हमाइला ने हमदर्दी से पहलवान जवाद खैरी को देखकर कहा, जाकिर, ये पहलवान कैसी हमाकत कर रहा है? 2 रोटियों के लिए लड़ने आया है।
जाकिर अली ने कहा, यह तो भूख की खातिर लड़ने आया है। बहुत से लोग तो भूख से मजबूर होकर कहीं मरने चले जाते हैं। कितने ही तमाशाई रिंग की तरफ सिक्के और करेंसी उछाल रहे थे और कह रहे थे, वाह, भीख मांगने का खूब निराला ढंग निकाला है, हमारी हमदर्दियां हासिल कर रहे हैं। लो उठाओ ये सिक्के और जाकर रोटियां खाओ। इस बात पर बहुत से लोग कह लगा रहे थे। जवाद खैरी ने रेफरी के हाथ से माइक लेकर एक हाथ उठाया, लोगों को खामोश रहने का इशारा किया, फिर कहा, आप सब तमाशा देखने वाले बड़े मेहरबान हैं। मुझे रोटी खाने के लिए भीख दे रहे हैं और ये भूल रहे हैं कि यहाँ से बाहर सड़कों के किनारे भी भीख मिल जाती है। इसलिए मैं यहाँ भीख मांगने नहीं आया हूँ। जाकिर अली, उस पहलवान जवाद खैरी के अंदर पहुँच गया। वो कह रहा था, मैं यहाँ भीख मांगने नहीं, $10,000 लेने आया हूँ। इसलिए रेसलिंग बोर्ड के मेंबरान और डायरेक्टर से कहता हूँ कि मुझे मुकाबला करने की इजाज़त दी जाए। अगर मेरा मुकाबिल मुझे एक हाथ में मार देगा तो मैं हार मानकर चला जाऊँगा। एक भूखे को भला एक हाथ मारना कौन सी बड़ी बात थी। इसलिए रेसलिंग बोर्ड ने इजाज़त दे दी। मुकाबला शुरू हो गया। दोनों एक दूसरे के सामने आए। उस वक्त एक बच्चा भी जानता था कि मुकाबला आसान है, अभी वो भूखा मार खाकर भागेगा। यही मुकाबिल ने भी सोचा। उसने एक हाथ मारना चाहा मगर हाथ खाली गया। उसने दूसरा हाथ मारा, वो भी खाली गया। जवाद खैरी हल्का सा डॉज देकर बच रहा था। मुकाबिल ने चालाकी दिखाई, तीसरा हाथ मारने का सिर्फ बहाना किया मगर उस पर छलांग लगा दी ताकि दबोच कर उस भूखे का कचूमर निकाल दे। लेकिन छलांग लगाते ही वो जवाद के दोनों हाथों में आ गया। जवाद ने उसे अपने सर से उछालकर रिंग के बाहर फेंक दिया। यह ऐसी ताकत का मुजाहिरा था कि चारों तरफ से तालियों का शोर बरपा होना चाहिए था, लेकिन पूरे स्टेडियम में खामोशी छा गई। सभी को आंखों से देखकर यकीन नहीं आ रहा था कि एक भूखे ने 4 मन के पहलवान को रिंग के बाहर फेंक दिया है। बाहर ऊंचाई से गिरने के बाद बड़ी सख्त चोटें आती हैं। मुकाबिल की हड्डियां दुख रही थी मगर अपना भरम कायम रखने के लिए वो बड़ी मुश्किलों से उठकर लड़खड़ाता हुआ रिंग के अंदर आया। आते ही जवाद ने फ्लाइंग किक मारी। वो दूसरी बार रिंग के रस्सों के दरमियान से गुजरकर बाहर जा पड़ा। रेफरी ने गिनती की। गिनती पूरी होने के बाद भी वो ज़मीन से उठ ना सका। रेफरी ने जवाद का हाथ उठाकर उसकी जीत का ऐलान कर दिया। चारों तरफ तालियों का शोर गूंजने लगा। जवाद ने माइक हाथ में लेकर कहा, बेशक मैं भूखा हूँ मगर भिखारी नहीं हूँ। अभी एक बर्गर खा लूँ तो भूख खत्म हो जाएगी, लेकिन मैं ये सुनकर आया हूँ कि आखिरी मुकाबले तक $5 लाख मिलेंगे। मैं वो रकम हासिल करने आया हूँ। एक जवान लड़की दौड़ती हुई आई। उसने बर्गर का एक पैकेट और पानी का थर्मस दिया। वो खाते हुए बोला, जिम्नास्टिक हॉल और ग्रीन रूम में जितने पहलवान मुकाबले के मुंतज़िर हैं, मैं उन सबसे कहता हूँ कि वो सिर्फ एक बार $5 लाख की शर्त लगाकर मेरे मुकाबले में पांचों एक साथ आ जाएं। मैं अपना और उनका वक्त ज़ाया नहीं करना चाहता। उसके ऐसे चैलेंज पर रेसलिंग बोर्ड वालों को एतराज़ हो सकता था, लेकिन स्टेडियम के तमाम तमाशाई इसकी तायीद में कहने लगे कि ऐसा मुकाबला होना चाहिए। वह सब एक जवाद खैरी को 5 पहलवानों से लड़ते देखना चाहते थे। फिर ऐसे वक्त पांचों पहलवान भी जवाद के चैलेंज का जवाब देने आ गए। उनके आने पर फैसला ये हुआ कि एक एक पहलवान बारी बारी रिंग के अंदर मुकाबला करने जाएगा, फिर एक एक चित होने के बाद दूसरा मुकाबले पर आएगा। इस फैसले को तस्लीम करने के बाद कुश्ती शुरू हो गई। जाकिर अली जवाद के ख्यालात पढ़ चुका था। ये मालूम कर चुका था कि जवाद खैरी ताकतवर नहीं है, बल्कि बड़ी हाजिर दिमागी से दुश्मनों के खिलाफ तरह तरह के दाव पेच इस्तेमाल करता है। और वहाँ यही तमाशा हो रहा था। एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा उसके मुकाबले में बुरी तरह पिट रहा था। जब चौथे पहलवान की भी अच्छी तरह पिटाई हो गई तो कुश्ती के असूलों के खिलाफ वो पांचों उस पर हमलावर हो गए। ऐसे वक्त जवाद ने ज़रा मार खाई मगर उनकी भी पिटाई करता रहा। जाकिर अली ने भी मदद की। अपनी जगह खामोशी से बैठकर एक एक पहलवान के दिमाग में घुसकर उन्हें वहां से भागने पर मजबूर करता रहा। उनके भागने पर तमाम तमाशाई तालियां बजाने और खुश होकर शोर मचाने लगे। रेसलिंग बोर्ड के डायरेक्टर ने रिंग में आकर माइक के जरिए कहा, लेडीज़ एंड जेंटलमैन, आज का मुकाबला गर्चे मुख्तसर सा हुआ मगर बड़ा ही दिलचस्प हुआ। मिस्टर जवाद खैरी ने हैरत अंगेज फ़न पहलवानी का मुजाहरा किया। ये पहले मुकाबले के $10,000 और दूसरे 5 मुकाबलों के $5 लाख के हकदार हैं। मैं आप सबके सामने मिस्टर जवाद खैरी को $5 लाख और $10,000 का चेक दे रहा हूँ। उसने जवाद को चेक दिए। जवाद ने माइक हाथ में लेकर हाजरीन को खामोश रहने का इशारा किया, फिर कहा, मुअज़्ज़ज़ हाजरीन, मैं एक तुर्क बाशिंदा हूँ। वैसे किसी भी मुल्क का बाशिंदा होता तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं मुसलमान हूँ। दुनिया के जिस हिस्से में जाऊँगा मुसलमान ही रहूँगा और किसी दूसरे मुसलमान के लिए दिल में दर्द महसूस करूँगा। मैं दिन रात खाता हूँ मगर आज सुबह से भूखा हूँ। आज सुबह उठते ही मैंने अखबार में बोस्निया के एक नन्हे से बच्चे की तस्वीर देखी। वो बच्चा माँ की छाती से मुंह लगाकर मुर्दा हो चुका था, क्योंकि माँ भी भूखी थी और बच्चे के लिए जुए शीर नहीं ला सकती थी। पूरे स्टेडियम में गहरी खामोशी और सन्नाटा छा गया। उसने कहा, मैं नादान था, समझ रहा था कि बेशुमार ममालिक बोस्निया के मुसलमानों की जानो माल, इज्जत व आबरू की हिफाजत कर रहे होंगे, लेकिन उस मुर्दा बच्चे की तस्वीर देखकर एहसास हुआ कि मुसलमान और बड़े हुक्मरान कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ मोमिन करेगा, और मोमिन सिवाय खुदा के किसी और पर तकिया नहीं करता।
इसलिए मैंने तन्हा सिर्फ खुदा पर भरोसा किया और कसम खाई कि मेरे ये 2 हाथ बोस्निया, सोमालिया और कश्मीर तक अगर एक रोटी या एक हथियार भी पहुंचा सकती हैं तो मैं पहुंचाऊंगा। अभी मैंने ये $5,10,000 हासिल किए हैं। मैं कल तक इस रकम से भूखे मुसलमानों तक रोटी और निहत्ते मुसलमानों तक असला पहुंचाऊंगा और जहां जाऊंगा तमाम माओं से कहूंगा, मुसलमान पैदा करो मगर उन्हें मोमिन बनाओ। वो रिंग से निकलकर जाने लगा। तमाम तमाशाई एक दूसरे पर गिरते पड़ते उसके करीब आ रहे थे और उसे मुसाफिया कर रहे थे। वो जल्दी जल्दी मुसाफिया करता हुआ स्टेडियम से बाहर चला गया। हमाइला ने जाकिर से कहा, इसकी बातों ने मुझे सिर्फ मुतासिर नहीं किया बल्कि शर्मिंदा भी किया है। हम कैसे मुसलमान हैं कि दूसरे मजलूम मुसलमानों की तस्वीरें अखबारात में देखकर महज देखने और देखकर भूल जाने वाली तस्वीर समझकर भूल जाते हैं और उनकी दर्दनाक दास्तानें सुनकर या पढ़कर उन्हें अपनी पुरअमन और खुशियों भरी जिंदगी में नज़रअंदाज कर जाते हैं। जाकिर ने कहा, हाँ, हम कमाने खाने वाले लोग सिर्फ अपने मसाइल को सोचते हैं और मजलूम मुसलमानों के मसाइल इस्लामी खुशहाल ममालिक पर छोड़ देते हैं और दीगर इस्लामी तंजीमों से तवक्को करते हैं कि वो मुसलमानाने आलम के इज्तमाई मसाइल हल करेंगे। लेकिन इस मर्द मोमिन जवाद खैरी ने एक ही फिक्रे में सबको झंझोड़ दिया कि मोमिन सिर्फ खुदा पर तकिया करता है और वह ये कुश्तियाँ जीत कर साबित कर चुका है कि तन्हा मोमिन बड़ी से बड़ी फ़ौज के बराबर होता है। क्या तुम अपने गैर मामूली इल्म के ज़रिए इस मर्द मोमिन की कुव्वत नहीं बनोगे? क्यों नहीं? जब वो पहली बार भूखा रहकर एक पहलवान से मुकाबला कर रहा था तब मैंने उसका पता ठिकाना और फ़ोन नंबर मालूम कर लिया था। फिर एक जवान लड़की ने उसे बर्गर खाने के लिए दिया और उसमें पहले से ज़्यादा तवानाई आई तो उसके दिमाग ने मेरी सोच की लहरों को महसूस करके सांस रोक ली। इसके बाद मैं उसके अंदर नहीं गया बल्कि उसके हाथों जख्मी होने वाले पहलवानों के अंदर घुसकर उन्हें भागने पर मजबूर करता रहा। वो दोनों आधी रात के बाद अपनी रिहाइशगाह में आए। जाकिर ने आते ही जवाद खैरी के नंबर डायल किए। राब्ता जल्दी हो गया। जवाद ने कहा, मैं सोने से पहले प्लग निकाल दिया करता हूँ ताकि नींद में खलल ना पड़े। अभी मैं प्लग निकालने ही वाला था। फरमाइए आप कौन है और क्या चाहती हैं? जाकिर ने कहा, यह मेरी खुशकिस्मती है कि मैंने ऐन वक्त पर फ़ोन किया वरना सुबह तक इंतज़ार करना पड़ता। मैंने आज स्टेडियम में तुम्हारा कमाल देखा है। कमाल से ज़्यादा इस बात ने मुतासिर किया कि तुम एक हसास दिल रखने वाले सच्चे मोमिन हो। तुम्हें जो चेक दिया गया वो कल कैश होगा। शायद तुम परसों तक किसी ज़रिए से बोस्निया के मुसलमानों तक वो रकम पहुंचा सको। इसके अलावा दूसरी इत्तफाक या रुकावटें पैदा हो सकती हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है कि ऐसा नहीं हो सकता? हाँ, ऐसा हो सकता है। मैंने भरे स्टेडियम में बोस्निया के मुसलमानों की इमदाद का हौसला पैदा करने के लिए बहुत कुछ कहा था। वहाँ काफिर दुश्मनों ने भी ये सुना होगा। मुझे बोस्निया तक ये रकम पहुँचाने में शायद देर लगे लेकिन मैं अपनी धुन का पक्का हूँ। मेरी मेहनत का समर वहाँ के मुसलमानों को ज़रूर मिलेगा। क्या बोस्निया में तुम्हारे अजीज़ रिश्तेदार या दोस्त वगैरह हैं? अगर हों तो उन सब के नाम और पते बताओ। उनके फ़ोन नंबर भी ज़रूरी हैं। कल सुबह तक वहाँ के मुसलमानों तक $10 करोड़ पहुँच जाएंगे। $10 करोड़? जवाद ने हैरानी से चीख कर पूछा, कौन हो तुम? क्या मेरे मजहबी जज्बे का मजाक उड़ा रहे हो? मिस्टर जवाद, इतनी बड़ी दुनिया में तुम तन्हा ही एक मोमिन नहीं हो। तुमने स्टेडियम में मेरे जैसे ना जाने कितने मुसलमानों की मजहबी गैरत को झंझोड़ा होगा। अब तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे रकम पहुंचाने की जगह बताओ। कल दोपहर या शाम तक तुम ये तस्दीक कर सकते हो कि वहाँ इमदाद पहुंच चुकी है या नहीं। खुदा करे कि तुम मेरे मोमिन भाई साबित हो सको। मगर कोई दुश्मन भी इस तरह चालाकी से मेरे उन साथियों का पता और फ़ोन नंबर मालूम कर सकता है जो बोस्निया में मौजूद हैं। तुम्हारा यूँ मोहतात रहकर सोचना और मुझ पर शुबा करना एक फितरी अमर है। यूँ करो कि बोस्निया के किसी 2-4 आम मुसलमानों के नाम, पते और फ़ोन नंबर बता दो। अगर मैं दुश्मन हुआ तो उनके ज़रिए तुम्हारे ख़ास साथियों तक नहीं पहुँच सकूँगा। जवाद खैरी ने कायल होकर 3 मुस्लिम घरानों के पते और उनके घर का फ़ोन नंबर बता दिया। जाकिर अली ने कहा, अब आराम से फ़ोन का प्लग निकाल कर सो जाओ। कल सुबह किसी वक्त फ़ोन करूँगा। राब्ता ख़त्म हो गया। हमाइला ने पूछा, तुमने जवाद को अपना नाम वगैरह क्यों नहीं बताया? हमें ऐसे शहज़ोर आदमी से दोस्ती रखना चाहिए। दोस्ती ज़रूर रहेगी लेकिन एक बात गिरह में बांध लो कि जो भी हमारे काम का बंदा होगा उसके सामने हम कभी जाहिर नहीं होंगे। हो सकता है जो आज दोस्त हो कल दुश्मन बन जाए या वो दोस्त हमारे दुश्मनों की कैद में अजियतें बर्दाश्त ना कर सके और हमारा भेद खोल दे। लिहाजा हम दोनों एहतियातन गुमनाम रहने की कोशिश करते रहेंगे। अब तुम आराम से सो जाओ, मैं जा रहा हूँ। इतनी रात को कहाँ जाओगे? मैं अपनी रिहाइशगाह से फ़ोन करूँगा तो ये फ़ोन कॉल फ़ौरन ट्रेस हो जाएगी कि इस्तांबुल के किस घर से बोस्निया फ़ोन किया जा रहा है। लिहाजा मुझे किसी दूसरे का फ़ोन इस्तेमाल करने के लिए बाहर जाना होगा। मैं तुम्हारे बगैर यहाँ तन्हा नहीं रहूँगी। मुझे अपने साथ ले चलो। मगर हाँ, हमारे पास टेलीफोन डायरेक्टरी है। उसमें से किसी का नंबर लेकर दुनिया के किसी भी हिस्से में फ़ोन किया जा सकता है। जाकिर अली ने डायरेक्टरी उठाई, एक बहुत बड़े सौदागर के 2 अदद फ़ोन नंबर नोट किए, फिर एक नंबर पर राब्ता किया। दूसरी तरफ से नींद भरी आवाज़ सुनाई दी, कौन है भाई? ये कोई फ़ोन करने का वक्त है? जाकिर रिसीवर रखकर उस सौदागर के दिमाग में पहुँच गया। वो बड़बड़ा रहा था,
फ़ोन जितना बायसे रहमत है उतना ही बायसे ज़हमत भी है। पता नहीं किस बदमाश ने फ़ोन किया था। जाकिर ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा कर बोस्निया का वो मतलूबा नंबर वहाँ के कोड नंबर के मुताबिक डायल कराया। चंद सेकंड में राब्ता हो गया। दूसरी तरफ से पूछा गया, हेलो कौन है? मैं हमास बोल रहा हूँ, फरमाइए। जाकिर ने सौदागर के हाथ से रिसीवर रखवा दिया, उसे सोने के लिए छोड़ दिया। फिर हमास के अंदर पहुंच गया। हमास का मकान सरहदी इलाके में था। वहां से कुछ फासले पर सर्ब फौजी मौजूद थे और बोस्निया के मुसलमानों पर हमले करते रहते थे। इस वक्त भी रात के इस हिस्से में सर्ब फौजी ने बोस्निया के रिहायशी इलाके पर हमला किया था। मुसलमानों के पास हथियार ना होने के बराबर थे। हथियार तो बड़ी चीज़ है, खाने के लिए राशन भी ज़रूरत के मुताबिक नहीं होता था। ऐसी हालत में सर्बों ने हमला करके एक मखसूस इलाके पर कब्जा जमा लिया। उस इलाके में हमास का भी मकान था। वो और उसके बीवी बच्चे कैदी बना लिए गए। उन्हें बुरी तरह मार पीट कर एक कमरे में बंद कर दिया गया। हमास की एक जवान और खूबसूरत बेटी थी। वो सर्ब फौज के एक मेजर को पसंद आ गई थी, इसलिए वो शराब पी रहा था और उस हसीन लड़की को दूसरे कमरे में ले जाकर उसकी इज्जत से खेल रहा था। जाकिर अली ने जब हमास के ऐसे ख्यालात पड़े तो शर्म से सर झुक गया। एक बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को किसी की भी हवस का निशाना बनने से नहीं बचा सकता था। घर के अफराद को जिस कमरे में बंद किया गया था, उसके बंद कमरे के बाहर मुसल्ला फौजी खड़े हुए थे। जाकिर ने हमास के जरिए बंद दरवाजे को पीट कर कहा, मैं एक ज़रूरी बात करना चाहता हूँ, यहाँ कोई है तो मुझसे बात करे। बाहर से एक फौजी ने डांट कर कहा, यू शट अप, कुछ बोलोगे तो गोली मार दी जाएगी। जाकिर उस बोलने वाले फौजी के अंदर पहुंच गया। उस मकान के अंदर 4 फौजी थे। 5वां एक मेजर था जो दूसरे कमरे में एक मजबूर और बेबस लड़की की इज्जत से खेल रहा था। मकान के बाहर दूर दूर तक दुश्मन फौजी मुख्तलिफ मकानों में घुसे हुए थे या छत पर चढ़े हुए थे। जाकिर एक एक करके हर फौजी की आवाज़ें सुनने और जहन नशीन करने लगा। फिर उसने काले कार को मेजर वाले कमरे के दरवाजे पर पहुंचाकर दस्तक दी और कहा, हम यहाँ हमला करने आए थे और तुम यहाँ मुंह काला कर रहे हो? बड़े शर्म की बात है, बाहर निकलो। मेजर नशे में था, गुस्से से बोला, गधे के बच्चे, तू अपने अफसर से ऐसी बातें कर रहा है, मेरी इंसल्ट कर रहा है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। वो गुस्से में गन लेकर दरवाज़ा खोलते हुए बाहर आया। फिर आते ही वहाँ खड़े हुए सिपाही को गोली मार दी। दूसरे सिपाहियों ने हैरानी से यह तमाशा देखा, मगर सब खामोश रहे। मेजर ने घर से बाहर आकर अपने मातहत अफसर को आवाज़ दी, फिर कहा, यहाँ हमारी जितनी गाड़ियाँ उन्हें फ़ौरन सिपाहियों के साथ ले जाओ। हमारे बैरक में जितना राशन और असला है वो सब इन गाड़ियों में भर कर ले आओ। कमांडर से कहो जिस गोदाम में लूटी हुई दौलत और नकद करेंसी है वो सब यहाँ ले आए। उसके अहकामात की तामील होने लगी। तकरीबन 50 गाड़ियाँ सर्ब फौज के बैरक में आईं। वहाँ के एक सीनियर अफसर इन बेतुके अहकामात की तामील पर एतराज़ करना चाहता था, लेकिन जाकिर ने उसके दिमाग पर कब्जा जमा लिया। फिर वही हुआ जो जाकिर चाहता था। वो गाड़ियाँ लाखों का राशन, करोड़ों का असला और बेशुमार दौलत वापस बोस्निया के इलाके में ले आईं। इसके बाद बड़े ही मज़का खेज अंदाज में फायरिंग शुरू हो गई। सबसे पहले उस अय्याश मेजर ने अपने मातहत अफसर को गोली मारी। फिर अपने सीनियर अफसर से कहा, अब तुम मुझे गोली मार दो वरना मैं तुम पर फायर कर दूंगा। सीनियर अफसर ने गुस्से से पूछा, क्या तुम्हारा दिमाग चल गया? तुमने लाखों करोड़ों डॉलर्स का सामान मंगवाया। हमने समझा कि बोस्निया में दूर तक का इलाका फतह हो गया, इसलिए अब यह सामान वहाँ मुंतकिल किया जा रहा है। हमें क्या पता था कि तुमने नशा कर लिया, एक अहम अफसर को मार डाला है। मैं हुक्म देता हूँ कि गन फेंक दो। उसने नहीं फेंकी, अपने सीनियर का निशाना लिया। सीनियर ने खुद को बचाने के लिए उसे गोली मार दी। 2 गोलियां दोनों तरफ से चलीं और दोनों का काम तमाम हो गया। इसके बाद जाकिर एक एक फौजी के अंदर जाने लगा। वो अपने साथियों पर फायरिंग करने लगे। दूसरों ने भी फायरिंग से बचने के लिए अपने हमलावर साथियों को निशाना बनाया, जो बेयारो मददगार मुसलमान कैदी बने हुए थे। उनकी समझ में यही आया कि बोस्निया के दूसरे इलाके से मुसलमान उनकी इमदाद को पहुंच गए हैं। उन्होंने बाहर निकल कर देखा तो सर्ब दुश्मनों की लाशें ही लाशें नजर आ रही थी। उन्होंने मुर्दा फौजियों के हथियार उठा लिए। फिर जो जिंदा बचे थे उन पर फायरिंग करने लगे। वैसे भी जिंदा बचे ही कितने थे, उनमें कुछ मरे और कुछ जान बचाकर भाग गए। जाकिर फिर बूढ़े हमास के अंदर पहुंच गया। उसकी जवान बेटी की जो दौलत छीन ली गई थी वो वापस नहीं लाई जा सकती थी, लेकिन मेजर और सर्ब फौज को ये शैतानियत बहुत महंगी पड़ी। सब जान से गए और जान देने से पहले बेशुमार मालो दौलत वहाँ छोड़ गए। जाकिर ने बूढ़े हमास की ज़ुबान से कहा, ये जिस कदर राशन, असला और दौलत है, इन सबको अभी बोस्निया के अंदरूनी इलाके में ले चलो। ये सब कुछ वहाँ महफूज रहेगा। यहाँ सरहदी इलाके में फिर हमसे छीन लिया जाएगा। वहाँ के मुसलमान सामान से लदी हुई गाड़ियों को ड्राइव करके दूसरे इलाकों में ले जाने लगे। ये ऐसी तवील कार्रवाई थी कि इस्तांबुल में सुबह होने लगी। जाकिर अली ने दिमागी तौर पर हाजिर होकर देखा। हमायला उसका इंतज़ार करते करते सो गई थी। वो मुस्कुराकर बड़ी मोहब्बत से थोड़ी देर तक उसे देखता रहा, फिर अपने दिमाग को हदायत देकर सो गया। उसने दूसरे दिन 1 बजे जवाद खैरी को फ़ोन किया। जवाद ने आवाज़ पहचान कर कहा, बरादर ये तुम हो? हाँ मैं वही हूँ जिसने रात को तुम्हें परेशान किया था। सुबह भी फ़ोन करने वाला था, फिर सोचा तुम लाखों रुपए का चेक कैश कराने, फिर वो रकम बोस्निया पहुँचाने के सिलसिले में मसरूफ़ हो गए, इसलिए अभी मुखातिब कर रहा हूँ। क्या तुम्हें मालूम है कल रात बोस्निया और सर्बिया की सरहद पर क्या हुआ?
वही हुआ जो तुम्हारे बोस्निया के साथियों ने बताया होगा। लाखों का राशन, करोड़ों का असला और माल और दौलत, सब कुछ वहां पहुंच गया। सरहदी इलाकों में सर्ब फौजियों की लाशें पड़ी हुई हैं। तुम ये सब कैसे जानते हो, जबकि कल रात से इस शहर में हो? ये तो मौजज़ा सा लग रहा है। भाई, आपस में लड़ने का नतीजा मरना है, इसलिए वो शराब पीते रहे, लड़ते रहे और मरते रहे, और अपनी जायदाद मुसलमानों के लिए छोड़ गए। मैं यही तो पूछ रहा हूँ कि तुम कैसे जानते हो? जब तुम्हारे बोस्निया के साथी तुम्हें बता सकते हैं तो क्या मुझे नहीं बता सकते? मेरे भी वहाँ जराए हैं। मैं तुमसे अभी मिलना चाहता हूँ। काश मैं तुमसे मिल सकता, या तुम मुझसे मिल सकते। मेरा रूपोश रहना ज़रूरी है। क्या तुम चाहते हो कि मैं गोशे गुमनामी से निकल कर तुमसे मिलने आऊँ और मारा जाऊँ? हरगिज़ नहीं। ऐसी बात है तो ना मिलो, मगर दुश्मनों के नाम और तादाद बता दो, मैं उनसे निमट लूँगा। मेरे दुश्मन वो अमरीकी और यहूदियाँ जो मुसलमानों को जिल्लत की पस्तियों में ले जा रहे हैं। बरादर, मैं भी उनको दुश्मन समझता हूँ, मगर उनकी साजिशें दुनिया भर के मुसलमानों के लिए हैं और मैं अकेला हूँ। कल स्टेडियम में तुम अकेले नहीं थे, आज हम 2 हो गए हैं, फिर 2 से 2 अरब हो जाएंगे। तुम मुझे रास्ता बताओ, मैं उस पर अमल करूँगा। मुझे तुम्हारे जैसे बेहतरीन फाइटर, बेहतरीन निशानाबाज, ज़हीन और हाजिर दिमाग मुजाहिदीन की ज़रूरत है। मेरे पास इतनी दौलत है कि मैं दुनिया के हर मुल्क और हर बड़े शहर में खुफिया अड्डे बना सकता हूँ। हर मुजाहिद खुशहाल ज़िंदगी गुजारेगा, लेकिन जान से जाने का मौका आए तो जान पर खेल जाएगा। कैसे मुजाहिदीन हर जगह पैदा कर सकते हो? मैं आज ही से कोशिशें शुरू कर रहा हूँ। इंशाल्लाह ऐसे मुजाहिदीन की जमातें हर शहर में बनाऊंगा कि जिनके कारनामे और जिनकी जानिसारी देखकर दुश्मन लरजने लगेंगे। इसके बाद ये मंसूबे ज़ेर बहस रहने लगे कि तमाम दुनिया में फैले हुए मुजाहिदीन से किस तरह रब्ता रखा जाएगा, और जो इस्लामी ममालिक यहूदियों से या इसराइली ममलिकत से दोस्ती और सफारती ताल्लुकात कायम करना चाहते हैं, उन्हें किस तरह ऐसी सियासी हमाकतों से रोका जा सकता है। जवाद ने कहा, अल्लाह ने चाहा तो कोई दुश्मन, कोई सुपर पावर ना तो हमें जेर कर सकेगी और ना ही बड़े से बड़ा लालच देकर खरीद सकेगी। लेकिन बरादर, हम दोनों को मुलाकात करना चाहिए। हमें सूरत शक्ल से एक दूसरे को पहचानना चाहिए ताकि हम कभी मुश्किल वक्त में एक दूसरे के काम आ सकें। हाँ, एक दूसरे पर एतमाद करने के लिए आपस में मेल मोहब्बत और मुलाकात ज़रूरी है, लेकिन एक खुफिया तंजीम कायम करने वाले सरबरा के लिए लाजमी है कि वो रूपोश रहे। सरबरा के दस्ते रास्त और ख़ास मातियत ख्वाह कितने ही सख्त जान और वफादार रहें, दुश्मन मुख्तलिफ तरीक़ाकार के ज़रिए दिमागी कमज़ोरी में मुब्तला कर देते हैं और उनसे सरबरा का सुराग लगा लेते हैं। यह दुरुस्त है, लेकिन हंगामी हालात में आप सारी दुनिया में फैले हुए मुजाहिदीन से कैसे रब्ता करेंगे? मैं जब चाहूँगा तुम में से हर एक के पास फ़ोन वगैरह के ज़रिए पहुँच जाऊँगा। कभी ऐसा भी हो सकता है कि कोई फरेबी मेरी अलालत या अदम मौजूदगी में तुम सबको गुमराह करे। इस मकसद के लिए तुमसे और दूसरे मुजाहिदीन से अलग अलग कोड वर्ड्स मुकर्रर किए जाएंगे। उन कोड वर्ड्स के ज़रिए भी धोखा होगा तो मैं उसका भी तोड़ कर लूँगा। फ़र्ज़ करो कोई मुझे अचानक ट्रैप करे, कहीं अगवा करके किसी खुफिया तंजीम में ले जाए, तो फिर मुझे कैसे पाओगे? एक तरह से ये बेतुका सवाल है। दुनिया में कितने ही मुसलमानों के जान से अजीज़ रिश्तेदार अगवा किए जाते हैं, उन्हें पुलिस की मदद से बाजियाब करने की कोशिशें की जाती हैं। वैसे आज शाम के बाद तुम्हें कोई दुश्मन अगवा नहीं कर सकेगा। तुम पर खुदा न खास्ता कोई मुसीबत आएगी तो मुझे इल्म हो जाएगा और तुम उस मुसीबत से निजात हासिल कर लोगे। आप ऐसी बातें कर रहे हैं जैसे आपको गैब का इल्म हो जाता हो। हमारा आपस का रूहानी ताल्लुक है। हमारे दिलों में अल्लाह ताला ईमान की पुख्तगी कायम रखे। मैं फ़ोन बंद कर रहा हूँ, भूख लग रही है। क्या तुम किसी होटल में खाना खाते हो? जी हाँ, इस इलाके में एक होटल जावेदा है, मैं अभी वहीं जा रहा हूँ। काश आपसे मुलाकात हो सकती और मैं आपको खाने की दावत देता। कोई बात नहीं, जो ना मिलने पर मजबूर होते हैं उन्हें तकदीर किसी मोड़ पर मिला देती है। शायद हम कभी एक दस्तरख्वान पर खाएं। उसने फ़ोन बंद कर दिया। ज़रा देर बाद होटल जावेदा का एक फ़ोन नंबर डायल किया। दूसरी तरफ से आवाज़ आई, फरमाइए, ये होटल जावेदा है। जाकिर अली रसीवर रखकर बोलने वाले इस्तकबालिया क्लर्क के अंदर पहुंच गया। एक ही मिनट बाद होटल में शोर मचा कि इस्तंबुल का जीदार पहलवान जवाद खैरी आ रहा है। वहाँ खाने पीने वाले खुशियों से तालियां बजाने लगे। कितनी ही औरतें और बच्चे उसे ऑटोग्राफ लेने लगे। क्लर्क ने एक मुलाजिम से कहा, बेग, तुम जवाद साहब के लिए खाना ले जाते हो? पूछो आज क्या खाना पसंद करेंगे? जी आका, वो मेरी खिदमत से बहुत खुश होती हैं। मैं अभी जा रहा हूँ। वो उस मुलाजिम के अंदर पहुँच गया। वो मुलाजिम तमाम मर्दों, औरतों और बच्चों से कह रहा था, प्लीज़ आप अपनी मेज़ों पर तशरीफ़ रखें। जिस हस्ती से आप लोग मोहब्बत करते हैं उसकी भूख प्यास का ख्याल रखें। मुलाकातें तो होती ही रहती हैं। सब लोग अपनी मेज़ों पर चले गए। मुलाजिम बेग ने जवाद के खानों का ऑर्डर नोट किया, फिर तामील के लिए किचन में चला गया। ऐसे वक्त जाकिर अली का इरादा था कि उसके किसी खाने में कमज़ोरी की दवा मिलाएगा, उसे इस हद तक कमज़ोर करेगा कि वो उसे अपने अंदर महसूस करके सांस ना रोक सके। फिर वो तनवीमी अमल के ज़रिए उसके जहन में ये बात नक्श कर देगा कि आइंदा वो जाकिर अली की आवाज़ और लहजे को कभी महसूस ना कर सके। ऐसा करने से ही
वह जवाद खैरी जैसे मोमिन और दलेर शख्स की हमवक्त निगरानी कर सकता था और उसे नागहानी मुसाइब से महफूज रख सकता था। लेकिन जाकिर अली ने जो सोचा वो नहीं हुआ। उसके किसी खाने में किसी कमजोरी की दवा मिलाने की ज़रूरत पेश नहीं आई। उस होटल में अचानक 2 मुसल्लह गुंडे आए और आते ही जवाद पर फायर किया। एक गोली उसके बाजू का थोड़ा सा गोश्त उधेड़ती हुई गुजरी। वो फौरन ही मेज़ के दूसरी तरफ उलटकर ज़मीन पर गिर पड़ा। दूसरा गुंडा हवाई फायर कर रहा था ताकि दूसरे लोग दहशत से करीब न आए। एक गुंडे ने कहा, जवाद, मुझे पता है अभी तुम जिंदा हो, ज़मीन पर हो, लेकिन मैं तुम्हें ज़मीन के अंदर पहुंचाऊंगा। उसने जवाद का निशाना लिया। उसका ऑटोग्राफ लेने वाले, उस दलेर के कदमों में बिछने वाले सब के सब सहमे खड़े थे। अगरचे उसे चाहते थे मगर उसकी जान बचाने के लिए गुंडे के कदमों में भी गिर जाते तो मौत बनकर आने वाला मौत बनकर ही जाता। जाकिर अली ने उसकी गन का रुख मोड़ दिया। गोली चली और उसका दूसरा साथी चीख मारकर पीछे की तरफ लड़खड़ाता हुआ एक मेज से टकराया और ज़मीन पर गिरा, फिर तड़पता हुआ ठंडा पड़ गया। अब वहां पुलिस पहुंचने वाली थी। वो फायर करने वाला गुंडा पहले तो हैरान हुआ कि उसने अपने ही साथी को क्यों कत्ल किया है, मगर सोचने का वक्त नहीं, पुलिस से बचने का वक्त था। वो वहां से भागता चला गया। जाकिर ने मालूम कर लिया था कि जवाद की हालत तशवीशनाक नहीं है। उसके चाहने वाले उसे अस्पताल पहुंचा देंगे, इसलिए वो उस गुंडे के अंदर रहा जो अपने ही साथी को गोली मारकर भाग रहा था। गली में एक गाड़ी खड़ी हुई थी। वो उसका पिछला दरवाज़ा खोलकर बैठ गया। गाड़ी वहां से चल पड़ी। ड्राइवर के पास बैठे हुए शख्स ने पूछा, तुम्हारा साथी कहाँ है? क्या नाकाम होकर आए हो? वो बोला, पूरी कामयाबी नहीं हुई, जवाद खैरी जख्मी हो गया है, मगर मेरा साथी नादानी से सामने आ गया और हलाक हो गया। मैं ज़्यादा देर ठहर नहीं सकता था, इसलिए भाग कर चलाया। पिछली सीट पर बैठे हुए दूसरे शख्स ने कहा, यह तो बहुत बुरा हुआ। जवाद से मार खाने वाले 5 पहलवानों ने उसे जान से मार डालने के लिए हमें $50,000 दिए थे। मेरा ख्याल है जवाद मेरी पहली गोली से थोड़ी देर जिंदा रहेगा, फिर मर जाएगा। ये तुम्हारा ख्याल है, और दुश्मन गोली से मरता है, ख्याल से नहीं मरता। हमें एडवांस के $25,000 वापस करने होंगे। तुम्हारे अनाड़ीपन से हम सबको $50,000 का नुकसान हो रहा है। एक ने कहा, अब ये मास्क चेहरे से उतार कर फेंको। क्या हमें फंसवाना चाहते हो? वो मास्क उतार कर खिड़की से बाहर फेंकते हुए परेशानी से बुड़बुड़ाया, समझ में नहीं आता मैंने दूसरी गोली अपने साथी को क्यों मार दी। तुम तो कह रहे थे वो तुम्हारे सामने आ गया था। यही समझ में नहीं आ रहा कि वो मेरे सामने आ गया था या मैं उसकी तरफ घूमकर सामने हो गया था। क्या बकवास कर रहे हो? आप वो दिन के वक्त भी पीने लगे हो। सामने ड्राइवर के पास बैठा हुआ शख्स उनका बॉस था। उसने कहा, गधे के बच्चे, मैं $50,000 का नुकसान बर्दाश्त नहीं करूंगा। तुम्हें मास्क में किसी ने पहचाना नहीं। यहाँ उतर जाओ, कहीं लिबास तब्दील करो और होटल जाकर मालूम करो कि जवाद जिंदा है या मर चुका है। अगर जिंदा है तो उसे किस अस्पताल में पहुंचाया गया है। उसे अस्पताल से जिंदा वापस नहीं आना चाहिए। एक जगह गाड़ी रोक दी गई। कातिल गाड़ी से उतर गया। बॉस ने कहा, हम पहलवान स्टॉर्म अर्थ के बंगले में रहेंगे, वहां हमसे टेलीफोन पर रब्ता रखो और उसकी मौत की खुशखबरी सुनाओ। वो गाड़ी आगे बढ़ गई। जाकिर ने पहले जवाद की खबर ली। उसकी हालत तशवीशनाक नहीं थी। बाजू का थोड़ा गोश्त उधर जाने के बायस वो बेहद कमजोरी महसूस कर रहा था और उसकी सोच की लहरों को भी उसने महसूस नहीं किया। उसे एक करीबी अस्पताल में पहुंचा दिया गया जहां तवज्जो से उसकी मरहम पट्टी हो रही थी। उसने उस गुंडे के पास आकर देखा। वो एक टैक्सी में बैठा मलबूसात की दुकान में आया। वहां से एक जोड़ा लेकर उसे पहना, फिर एक मास्क खरीदा। मास्क क्या था? लंबी बारीक जुराबें थी जिन्हें चेहरे पर चढ़ा लेने से बाहर सब कुछ नजर आता था। सिर्फ मास्क पहनने वाले का चेहरा काबिल शनाख्त नहीं रहता था। जाकिर कातिल के दिमाग पर सवार रहा। उसने एक टेलीफोन बूथ के जरिए पहलवान स्टॉर्म अर्थ के फ़ोन नंबर डायल किए। पहलवान का नाम कुछ और था, लेकिन अक्सर आलमी चैंपियन कहलाने वाले अपना नाम तब्दील करके उर्फियत में कुछ और कहलाते हैं। स्टॉर्म अर्थ के मायने है ज़मीन का तूफान, और इस तूफान ने अपनी ज़िंदगी में 1 या 2 कुश्तियाँ हारी थी, बाकी जीतता हुआ आलमी चैंपियन बन गया था। उसके 4 साथी पहलवान भी उसके बंगले में मौजूद थे और पिछली रात जवाद से हार जाने के बाद अपनी ऐसी तौहीन महसूस कर रहे थे कि उसे जिंदा नहीं छोड़ना चाहते थे। इसीलिए किराए के कातलों के जरिए उसे मौत की नींद सुला देना चाहते थे। कत्ल का ठेका लेने वाले बॉस ने स्टॉर्म अर्थ के बंगले में आकर बताया कि कत्ल का मामला अधूरा रह गया है। जवाद खैरी सिर्फ जख्मी हुआ है, लेकिन उसका एक कातिल अभी अस्पताल की तरफ गया है, उसे हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। फ़ोन की घंटी बजने पर स्टॉर्म अर्थ ने रिसीवर उठाकर कहा, हेलो, मैं स्टॉर्म अर्थ बोल रहा हूँ। दूसरी तरफ से उस कातिल ने जाकिर की मर्जी के मुताबिक कहा, अच्छा, तुम वही ज़मीन के तूफान हो जिसे जवाद ने ज़मीन की मिट्टी चटा दी थी। वो गुस्से से बोला, कौन हो तुम? मेरे सामने आओ, मैं तुम्हारी गर्दन तोड़ दूंगा। नाराज़ क्यों होते हो? मैं वही कातिल हूँ जो जवाद को कत्ल करने अस्पताल पहुंचा हुआ है। क्या तुमने उसका काम तमाम कर दिया है? अभी नहीं किया है। वो अस्पताल के एक बेड पर पड़ा हुआ है। मैंने ये मशवरा लेने के लिए फ़ोन किया है कि उसे मार डालूं या खुद को पुलिस के सामने पेश करके ये बयान दे दूं कि तुम 5 पहलवानों ने जवाद को कत्ल करने के लिए हमारे बॉस से $50,000 में सौदा किया है।
अब एक क्या बकता है, क्या पागल हो गया है? ये ले अपने बॉस से बातें कर। पहलवान स्टॉर्म अर्थ ने किराए के कातलों के बॉस को रिसीवर देते हुए गुस्से से कहा। जुबैरी, तुमने किस पागल के बच्चे को इस काम पर लगाया? वो हम सबके जुर्म का एतराफ़ करके पुलिस स्टेशन जाना चाहता है। बॉस जुबैरी ने रिसीवर कान से लगाकर पूछा, ये तुम हमारी 50,000 की पार्टी से कैसी बकवास कर रहे हो? उधर से आवाज़ आई, मैंने होटल में अपने साथी को गोली मारी तो एहसास हो रहा है कल कोई दूसरा मुझे गोली मार देगा, परसों कोई तीसरा आपको ख़त्म कर देगा। क्या आप हराम मौत मरना चाहते हैं? गधे के बच्चे, ये क्या बकवास कर रहे हैं? काम की बात क्यों नहीं कर रहा? काम की बात यह है कि आप पार्टी से 25,000 पेशगी ले चुके हैं। अगर इनकी तिजोरी से कुछ और मिले तो ले लीजिए, हम सब पुलिस के रिकॉर्ड में है। अगर आप नहीं चाहते कि मैं पुलिस स्टेशन जाऊं तो अब इन 5 पहलवानों को इस तरह गोली मारें कि वो हमेशा के लिए अपाहिज हो जाएं। फजूल बातें न करो, फ़ौरन यहाँ से वापस आ जाओ। ये काम मैं दूसरे कातिल से कराऊंगा। मैं वापस नहीं आऊँगा, सीधा पुलिस वालों के पास जाऊँगा। आपकी भलाई इसी में है कि एडवांस के 25,000 भी रख लें और इन 5 को अपाहिज बना दें। इस तरह फ़ायदे में रहेंगे, वरना थाने कचहरी के चक्कर में पड़ जाएंगे। जाकिर अली बॉस जुबैरी के सर पर सवार हो गया। जुबैरी ने लिबास में से रिवॉल्वर निकाल कर कहा, आइंदा के लिए पहलवानी छोड़ दो और हमेशा के लिए अपाहिज बन जाओ। वो 5 पहलवान उछल कर खड़े हो गए। स्टॉर्म अर्थ ने परेशान होकर कहा, कि अपने कारिंदे की तरह तुम्हारा भी दिमाग चल गया? ये रिवॉल्वर सामने से हटाओ। बातों के दौरान एक पहलवान वहां से खिसकना चाहता था। बॉस जुबैरी ने उसकी टांग पर गोली मारी। वो लड़खड़ाकर फर्श पर गिर पड़ा। फिर मजीद 4 गोलियां चलीं। वो 5 फर्श पर गिरे हुए कराह रहे थे। जुबैरी ने दोबारा रिवॉल्वर को लोड करके कहा, अब एक पैर में लगी है, दूसरे पैर बाकी हैं। फिर 5 फायर यके बाद गिरे हुए। अब वो तमाम पहलवान तकलीफ से करा रहे थे और रहम की भीख मांग रहे थे। अब तो वो पहलवानी के काबिल नहीं रहे थे। आइंदा उन्हें रहम की भीख सड़क के किनारे या लंगर खानों में ही मिलने वाली थी। जाकिर अली ने उस कातिल को पुलिस के एक आला अफसर के पास पहुंचाकर उससे सच्चा बयान दिला दिया। जब पुलिस पार्टी उस कातिल के साथ उन पहलवानों की तरफ जाने लगी तो वह जवाद के दिमाग में आ गया। जवाद बड़ी कुव्वत बर्दाश्त का मालिक था। गोली के जख्म को मुस्कुराते हुए बर्दाश्त कर लिया। डॉक्टर ने बड़ी अच्छी तरह मरहम पट्टी की, फिर उसे नींद का एक इंजेक्शन लगा दिया। अगर इंजेक्शन ना लगाया जाता तो वह टेलीपैथी के जरिए उसे थपक कर सुला देता। बहरहाल उसने ख्वाबीदा दिमाग पर तनवीमी अमल किया। किसी बुरी नीयत से उसे अपना मामूल और ताबेदार नहीं बनाया। उसका मुहाफिज बनकर रहने के लिए जहन में यह नक्श कर दिया कि वो जवाद कभी उसकी सोच की लहरों को महसूस नहीं करेगा। तकरीबन 2 हफ्तों में बाजू का जख्म भर गया। जाकिर अक्सर फ़ोन पर उसकी खैरियत मालूम करता था और उसे बता चुका था कि उसने 5 पहलवानों से और किराए के कातलों से इंतकाम लिया। जवाद ने कहा, आप एक अजीब इंसान हैं। मैं तो उन दुश्मनों को जान से मार डालता, लेकिन आप उन्हें जिंदा रखकर अपाहजों की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहे हैं। वैसे आपसे शिकायत है, मैं ज़ख्मी हुआ अस्पताल में रहा। अजनबी चाहने वाले मुझसे मिलने आते रहे, लेकिन आप मेरी इयादत के लिए नहीं आए। जवाद, आता वो है जो दूर होता है। मैं तो हमेशा तुम्हारे करीब रहता हूँ। ज़िंदगी का कुछ वक्त ऐसा होता है जब तुमसे दूर होता हूँ, वरना अब भी करीब हूँ। आपका ये मजाक समझ में नहीं आया कि आप मेरे पास हैं और मैं आपके पास नहीं हूँ। जाकिर अली ने पूछा, ये तुम ख्वामख्वाह अखबारात की लकीरें क्यों बनाते रहते हो? कलम रख दो। वह शदीद हैरानी से बोला, आपको कैसे इल्म हुआ कि मेरे हाथ में कलम है और मैं लकीरें डाल रहा हूँ? क्या आप खिड़की से देख रहे हैं? तुम 3री मंजिल पर हो और तुम्हारे सामने वाली खिड़की बंद है, दरवाज़ा भी बंद है। अब ख्वामखा सर न खपाओ, ये बुरी आदत है। वह हैरानी से खला में तकने लगा। जाकिर ने कहा, तुम बिल्कुल तंदुरुस्त हो चुके हो। आज से नगर नगर घूमना और सच्चे मोमिनों को तलाश करना शुरू कर दो। हमारे जो मुजाहिदीन हों वो किसी न किसी हुनर में बाकमाल हों। तुम जिस मुल्क जिस शहर में जाओगे वहाँ तुम्हें ज़रूरत से ज़्यादा रकमें मिलती रहेंगी और तुम तमाम मुजाहिदीन की बेहतरीन रिहाइश के इंतजाम करते रहोगे। हम मुकम्मल तैयारियाँ करने के बाद एक नई तंजीम की सूरत में मंजर आम पर आएंगे। जाकिर अली और हमायला ने कभी किसी मुजाहिद के सामने खुद को पेश नहीं किया। जाकिर अली ने कभी किसी के सामने टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं किया। वो मियाँ बीवी सीधी सादी ज़िंदगी गुजारते थे और मुख्तलिफ लाइब्रेरियों में किताबों का मुतालिया करते रहते थे। उन्हें जवाद खैरी की तरह और भी कई बासलाहियत सच्चे और खरे मुसलमान मिलते रहे और जाकिर उन्हें अहम जिम्मेदारियां सौंपता रहा। उनमें से हर एक पर तनवीमी अमल करता रहा ताकि किसी बुरे वक्त में उनके काम आता रहे और उनकी नेक नियति को भी समझता रहे। इस तरह तवील अरसे की जद्दोजहद के बाद इस तंजीम MIM मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन की तकमील हुई। हमायला ने एक बार जाकिर से पूछा, क्यों ना हम बाबा साहब के इदारे से मुंसलिक हो जाएं? उसने जवाब दिया, हमारी तंजीम में सिर्फ मुसलमान हैं, जबकि बाबा साहब के इदारे में मुसलमान और ईसाई वगैरह भी हैं। वो इदारा पेरिस के मुजाफात में है, फ्रांसीसी हुकूमत से किसी हद तक वाबस्ता है। अगरचे वहाँ मुसलमानों का बोलबाला है, ताहम हम उधर का रुख अभी नहीं करना चाहते। जब कुदरत को मंजूर होगा तो हम उधर का रुख करेंगे। उनकी तंजीम MIM दुनिया के हर बड़े शहर में थी। कोई नहीं जानता था कि उसका हेडक्वार्टर कहाँ है। इस्तांबुल की मसाजिद की बड़ी बड़ी लाइब्रेरियाँ और तकसीम के इलाके में इन मियाँ बीवी का एक मामूली सा घर ही उनका हेडक्वार्टर था। जाकिर अली की सबसे बड़ी खूबी ये थी कि उसने घर या मस्जिद की 4 दीवारी के बाहर कभी भूल चूक से भी टेलीपैथी का मुजाहरा नहीं किया था।
इसलिए वो अब तक कामयाब रहा था और कोई दुश्मन आज तक उसका सुराग नहीं लगा सका था। उसे मंजर पर लाने के लिए MIM के कितने ही फ्रॉड सरबराह बनकर आए और नाकाम रहे। खुद जाकिर अली को यह तवक्को नहीं थी कि जब वो अपने मुजाहिदीन के जरिए पहली बार अमरीकी त्यारे को अगवा कराएगा तो उन मुजाहिदीन की हिफाजत के लिए इसी त्यारे से मुसलमान टेलीपैथी जानने वाले मिल जाएंगे। जाकिर ने सोचा था कि त्यारे को अगवा करने के बाद वो खुद ही टेलीपैथी के जरिए सुपर मास्टर के टेलीपैथी जानने वालों से निमट लेगा, लेकिन वो खामोशी से तमाशा देखता रहा और सोनिया सानी अपनी ख्याल ख्वानी करने वाली टीम के साथ उन मुजाहिदीन की हिफाजत करती रही और उनके मुतालबात मनवाती रही। ऐसे वक्त हमायला ने कहा, इन हालात में हमें अब फरहाद भाईजान का शुक्रिया अदा करना चाहिए। वो बोला, हम बड़े खुलूस से उनका शुक्रिया अदा कर सकते हैं, लेकिन तुम्हें यह मालूम नहीं है कि जनाब तबरेज़ी साहब ने सारी दुनिया से कहा है कि वो किसी MIM तंजीम से ना कोई ताल्लुक़ रखते हैं और ना ही ऐसी तंजीम के मुतल्लिक कुछ जानते हैं। लिहाजा जनाब तबरेज़ी साहब के इन बयानात को कायम रहना चाहिए। कुछ अरसे बाद ये ऐलान हुआ कि MIM का सरबराह दमिश्क में अमेरिका, इसराइल, शाम और उर्दन के अकाबरीन से मुलाकात करेगा। जाकिर ने कहा, देखो हमायला, हमने ऐसा कोई ऐलान नहीं किया, ये कोई साजिश है। शायद दुश्मन हमें किसी तरह मंजर-आम पर आने के लिए मजबूर कर रहे हैं। MIM के जो असली मुजाहिदीन दमिश्क में थे उन्हें जाकिर अली ने मोहतात रहने के लिए कह दिया और ये समझा दिया कि जब तक कोई ख़ास सिग्नल ना मिले कोई हरकत में ना आए। फिर जाकिर अली ने सोचा कि साजिश करने वालों के साथ साजिश ज़रूर करना चाहिए। वो बड़ा बासलाहियत भी था और तरह तरह के हथकंडे जानता था, इसलिए किसी फ्रॉड सरबराह के पहुंचने से पहले ही हड्डियों के एक ढांचे को दमिश्क के हाकिम महल में पहुंचा दिया और तमाम मुसलमानों से कह दिया कि यह महज एक ढांचा नहीं है बल्कि तमाम दुनिया के मुसलमानों का मुस्तकबिल है। वो दमिश्क में हमायला के साथ कहाँ छुपा हुआ था और किस तरह एक ढांचे को कंट्रोल कर रहा था, ये कोई नहीं जानता था। इसी तरह वो ये भी नहीं जानता था कि मेरे टेलीपैथी जानने वाले किस तरह उसकी लाइल्मी में मदद कर रहे हैं। उस रात हाकिम महल में जो वाक़यात हुए उसकी एक पूरी वीडियो फिल्म तैयार हो गई थी जिसे दुश्मनों ने छुपाना चाहा, लेकिन पारस ने जाकिर अली के बताए हुए पते पर उस कैसेट को पहुंचा दिया। ये शुबा था कि जाकिर अली के जिस पते पर उस कैसेट को पहुंचाया जाएगा उस पते के जरिए पारस वगैरह जाकिर अली का सुराग लगाएंगे, लेकिन उसे ताजुब हुआ कि मेरे बेटे ने नेकी की और दरिया में डाल दी, फिर पलटकर उधर नहीं गया। हमायला ने कहा, भाईजान और उनके बेटे बहुत अजीम हैं, उन्होंने पलटकर मालूमात हासिल नहीं की कि हम कौन हैं। जाकिर ने कहा, भाईजान का ये इत्मीनान और खामोशी किसी तूफान का पेश खैमा मालूम होती है। वो अचानक किसी दिन आकर हम दोनों के कान पकड़ेंगे। उसने मुस्कुराकर कहा, हमारे भाईजान हैं, आप कान पकड़ने की बात करते हैं। वो हमें गुस्सा दिखाएं और चपत लगाएं तब भी कम है। ये बात मैं तुम्हारे लिए कह रही हूँ, मुझे तो वो प्यार करेंगे, मुझे भी करेंगे, मैं कोई जुर्म नहीं कर रहा हूँ, सारी दुनिया में इस्लाम की बालादस्ती के लिए जद्दोजहद कर रहा हूँ। फिर एक बार ऐलान हुआ कि MIM का सरबराह यहूदियों को गले लगाने तिल बैबार है। यह भी खूब मजाक था। जाकिर अली PPLO के यासिर अरफात के खिलाफ था, जिसने गजा की पट्टी को कबूल करके पूरा इसराइल यहूदियों के पास रहने दिया था। जाकिर अली उर्दन के भी खिलाफ था, जो यहूदियों से दोस्ताना मुआहदा कर रहा था। गोया इब्तदा में जिस ममलिकत इसराइल के क़याम की मुखालफत की गई थी उस ममलिकत को तस्लीम किया जा रहा था। हमायला ने पूछा, जाकिर आखिर ये कौन लोग हैं जो खामख्वाह MIM के सरबराह बनकर चले आ रहे हैं? दोस्त हरगिज़ नहीं होंगे, दुश्मन है। सैटेलाइट के जरिए सारी दुनिया को यह दिखाना चाहते हैं कि यहूदियों की मुखालफत करने वाला MIM का सरबराह खुद यहूदियों को गले लगाने आ रहा है। हमें उनकी सियासी हिकमत अमली को नाकाम बनाना चाहिए। ज़रूर बनाएंगे, ज़रा देख तो लें कि ये दूसरा फ्रॉड MIM का सरबराह तिलबे पहुंचकर किस तरह दोस्ताना मुआहदे करता है। जब वो मुआहदे हो जाएंगे तो दूसरे दिन हमारे मुजाहिदीन उन मुआहदों के साथ उस फ्रॉड सरबराह की भी ऐसी की तैसी कर देंगे। जाकिर अली वाकई दूसरे दिन उस फ्रॉड सरबराह से निमटना चाहता था, लेकिन इसकी ज़रूरत ही पेश नहीं आई। उस फ्रॉड सरबराह के तिलबे पहुंचते ही किसी ने गोली मारकर उसे ज़ख्मी कर दिया। तमाम ख्याल ख्वानी करने वाले उस ज़ख्मी के अंदर पहुंचे तो यह हैरत अंगेज़ इंकशाफ हुआ कि वो शतरंज का आलमी चैम्पियन और टेलीपैथी जानने वाला माइक हरारे है और उसे सुपर मास्टर ने भेजा है। इस माइक हरारे को एक इंजेक्शन देकर उस पर तवील बेहोशी तारी कर दी गई थी ताकि दुश्मन उसके चोर ख्यालात ना पढ़ सकें। ऐसे में जाकिर अली यही समझ सकता था कि अमेरिका और इसराइल की मिली भगत है। वो माइक हरारे को फ्रॉड सरबराह बनाकर उसके ज़रिए इसराइल से दोस्ती का मुआहदा करके दुनिया को दिखा सकते थे कि PPLO, फिर उर्दन और फिर MIM ने भी इसराइल को तस्लीम कर लिया और अपने बाद दुनिया के तमाम इस्लामी ममालिक के लिए यहूदियों से दोस्ती की राहें खोल दी हैं। लेकिन ये ड्रामा भी कामयाब न रहा। दोस्त और दुश्मन सभी टेलीपैथी जानने वालों ने माइक हरारे के दिमाग में जाकर सारी हकीकत मालूम कर ली। हमायला ने कहा, जाकिर ये क्या हो रहा है, तुम कोई जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे हो? वो मुस्कुराकर बोला, जवाबी कार्रवाई की क्या ज़रूरत है, तुम ज़रा गौर करो। उनकी उल्टी सीधी हरकतों से हमारी MIM की कितनी पब्लिसिटी हो रही है। इसराइली हुक्मरानों को मजबूरन एतराफ़ करना पड़ा कि MIM का सरबराह सच्चा और खरा है। इन यहूदियों को धोखा देने एक फ्रॉड शख्स आया था। इस तरह हमारी शोहरत और सच्चाई में इजाफा हो रहा है
और दुनिया वालों पर जाहिर हो रहा है कि MIM को बदनाम करने के लिए दुश्मन मजमूम हरकतें कर रहे हैं, और अगर वो कभी इन्हीं हरकतों के जरिए कामयाब हो गए तो तुम्हारा क्या ख्याल है कि हम खामोश तमाशाई बने रहेंगे? ऐसे वक्त दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। देखा जाए तो वाकई महज तमाशा देखने वाली बात थी। असल सरबराह जाकिर अली बड़े इत्मीनान से इबादत और रियाजत में मसरूफ था। अमेरिका, इसराइल और किसी भी इस्लामी मुल्क से फिलवक्त कोई राब्ता नहीं कर रहा था। उसके मुजाहिदीन भी अपने अपने शहरों में गोरीला जंग वगैरह की ट्रेनिंग हासिल करते रहते थे। जब तक जाकिर अली की तरफ से मखसूस सिग्नल ना मिलता वो कभी हरकत में ना आते। एक बार फिर धूमधाम से ऐलान हुआ कि इस बार MIM का असली सरबराह अपने तमाम मुखालफिन से मुलाकात करने ओमान पहुंचने वाला है। इस बात का सबूत नहीं था कि असली सरबराह कौन है। सबूत यही होता कि जो सरबराह दोस्त बन जाता, फिर इस्लामी ममालिक और इसराइल के दरमियान होने वाले मुआहदों की हमायत करता, वही सारी दुनिया में MIM के सरबराह की हैसियत से तस्लीम किया जाता। इस बात का दूसरा रुख यह है कि दोस्त तस्लीम किए जाने के बाद असल सरबराह जाकिर अली उन सब की मुखालफत के लिए मैदान में उतर आता तो सारा मामला खटाई में पड़ जाता। ये तस्लीम करना पड़ता कि असली वही है जिसके मुजाहिदीन ने अमरीकी त्यारे को एक बार अगवा किया था, और ये लोग मगरबी इस्तिलाह में बुनियाद परस्त मुसलमान हैं। कलाम पाक के मुताबिक इस बात पर ईमान रखते हैं कि यहूदी ता क़यामत मुसलमानों के दुश्मन रहेंगे। लिहाजा से इंतहा पसंदी और बुनियाद परस्ती कहा जाए या ईमान मोहकम के MIM वाले हमेशा यहूदियों के साए से दूर रहेंगे। दास्तान के इस मोड़ पर जूडी नॉर्मन की असल हिस्ट्री को बयान करना ज़रूरी है। उसने इस्लामाबाद में एक बार फ़ोन के ज़रिए और दूसरी बार ख्याल ख्वानी के ज़रिए सानी और अली तैमूर को अपनी दास्तान हयात सुनाई थी। लेकिन बात झूठी पड़ जाए तो उससे ताल्लुक़ रखने वाले तमाम मामलात झूठे पड़ जाते हैं। असल किस्सा यह है कि वो ईसाई था और ईसाई ही रहा। अपना मज़हब तब्दील करने और ख़ुद को जूडी नॉर्मन की बजाय ज़ियाउल इस्लाम बनाने वाला किस्सा उसने इसलिए सुनाया था कि सानी और अली उसे मुसलमान तस्लीम करके उससे मुतासिर होंगे और पाकिस्तानी हुक्मरानों और अपोजिशन लीडर्स के ज़रिए जितनी दस्तावेज़ात हैं वो सब जूडी नॉर्मन के हवाले कर देंगे। सानी और अली बेशक उससे मुतासिर हुए थे, लेकिन वो तो अपने साए से भी मोहतात रहने वाले थे। अली ने उन तमाम अहम दस्तावेज़ात की माइक्रोफिल्म तैयार कर ली और इसके बाद वो सब कुछ जूडी नॉर्मन के एक मातियत के हवाले कर दिया। जूडी नॉर्मन कभी टेलीपैथी जानने वाली जोरा जोरी के साथ इज़्दवाजी ज़िंदगी गुजारता था। जब वो मर गई तो उसके बगैर तनहा भटकने लगा। उस दौर के कितने ही टेलीपैथी जानने वालों की तरह वो भी सुपर मास्टर और आला फौजी अफसरान की पाबंदियों से निकल आया था, और ये इरादा कर रहा था कि टेलीपैथी के गैर मामूली इल्म से कोई बहुत बड़ा फ़ायदा उठाएगा, कोई ऐसा इदारा कायम करेगा जिसकी दहशत सारी दुनिया पर तारी रहेगी और वो उस इदारे का सरबराह बनकर रहेगा। उसने इस सिलसिले में कई बार कोशिशें की मगर नाकाम रहा। उसे काम के आदमी नहीं मिले। अच्छे मनसूबाबाज, अच्छे जंगबाज और अच्छे वफादारों की कमी नहीं थी, लेकिन इंसानी फितरत वक्त के साथ बदल जाती है। आज जो वफादार हैं कल किसी मखसूस हालत के तहत बेवफा बन जाते हैं। लालच और मुनाफाखोरी ईमान बदल देती है। लिहाजा वो एक अरसे तक तनहा गुमनामी की ज़िंदगी गुजारता रहा। जब कभी मौका मिलता तो अमेरिका और अपनी कौम के लिए कोई बड़ा कारनामा अंजाम दे देता। ऐसे वक्त वाशिंगटन के रिकॉर्ड कीपर इंचार्ज से कहता कि ऐसे जो कारनामे राजदारी से अंजाम दिए जाएं उस पर मिस्टर जे का नाम लिखा जाए। कभी ज़रूरत पेश आएगी तो मैं खुद को जाहिर करूँगा। वो ख्याल ख्वानी के ज़रिए मुख्तसर से गुफ्तगू करता था। अमरीकी अकाबरी ने उसे कई मामलात में इस्तदा की कि वह फ़लाँ अहम मामले में उनसे ताउन करे। उसने जवाब दिया, मुझे अफसोस है कि मैं किसी की फरमाइश पर कोई अहम काम नहीं करता। हालांकि मुहिब वतन हूँ, मतलूबा काम करके अपनी अमरीकी कौम को फ़ायदे पहुँचा सकता हूँ, लेकिन मैं पाबंदियों का कायल नहीं हूँ। लिहाजा आप लोग अपनी तरफ से कोई फ़र्ज़ अंजाम देने की फरमाइश ना करें। ये यकीन रखें कि जब तक ज़िंदा हूँ अपनी फ़र्ज़ शनासी और वतन की मोहब्बत को कभी फरामोश नहीं करूँगा। दरअसल वह मुझसे और मेरी फैमिली से कतराता था। उसकी कोशिश यही हुआ करती थी कि वैसे किसी मामले में मुलव्विस ना हो जिसमें हमारा अमल दखल रहता है। उसने ये तय कर लिया था कि हमसे जितनी दूर रहेगा उतना ही महफूज और गुमनाम रहकर बखैरियत ज़िंदगी गुजारता रहेगा। अल्लाह ताला ने ज़िंदगी के साथ मौत दी है और ये मौत मुख्तलिफ हीलों बहानों से आती है। आदमी हज़ारों बरस की दुनिया को देखकर और दुनिया की हर फ़ानी शय को देखकर आज भी ये सोचता है कि वो किस तरह मौत से बच पाएगा या कम अज़ कम अपनी तबई उम्र को ज़रा तवील बना लेगा। मौत तो अटल है। आदमी तो शामत अमाल से बच नहीं पाता। यही शामत उसे रफ्ता रफ्ता मौत की तरफ ले जाती है। कुछ अरसे बाद उसकी ज़िंदगी में एक नहायत हसीन और जमील दोशीज़ आई। उसमें ऐसी दिलकशी थी कि उसने पहली बार जोरा जोरी की याद भुला दी। तहजीब के हवाले से औरत माँ है, बहन और बेटी वगैरह, लेकिन मुसाहिब के हवाले से देखा जाए तो शामत ही शामत है। और जूडी नॉर्मन की ज़िंदगी में आने वाली इसलिए भी शामत थी कि वो एक खूबरू यहूदी दोशीज़ा थी। वो पहली मुलाकात में ही उस पर हज़ार जान से आशिक हो गया। अगरचे वो उससे कुछ ज़्यादा मुतासिर नहीं हुई थी। उसने चोर के हालात पढ़े तो मालूम हुआ कि वो यहूदी है और बड़ी मोहतात रहने वाली है। किसी भी मर्द से कतराती है। आइंदा किसी ऐसे शख्स से शादी करना चाहती है जो सारी दुनिया की खुशियाँ उसके कदमों में डाल दे।
ये जूडी नॉर्मन के लिए मामूली सी बात थी। वो अपने इल्म के जरिए उसे मलका आलम बनाकर रख सकता था। उसका बाप एक खबती साइंसदान था। अगरचे साइंसदान खबती नहीं होते, लेकिन बाज़ साइंसदान ऐसे मसले पर रिसर्च करते हैं जो बज़ाहिर अकल से बईद होते हैं। लोग कभी इनकी तहकीकात की कामयाबी पर यकीन नहीं करते, इसलिए उन्हें खबती कहते हैं। उस हसीना का नाम एमोना था, एमोना डवान। विस्की डवान उसके बाप का नाम था। जब वो 10 बरस की थी तब डवान ने इस मौजू पर सोचना और तहकीकात करना शुरू किया कि एक चीज़ जो रोशनी में नज़र आती है वो अंधेरे में क्यों नज़र नहीं आती, या जो अंधेरे में नज़र नहीं आती वो रोशनी में कैसे नज़र आती है। ये अमल कुदरती है और साइंसदान कुदरती अवामिल पर ही अपना सर खपाते रहते हैं। डवान की कोशिश ये थी कि जो चीज़ अंधेरे में नज़र नहीं आती, क्या वो रोशनी में भी नज़रों से ओझल रहेगी या फिर किसी साइंसी अमल से उतनी ही वाज़े हो जाएगी कि तारीकी में किसी हद तक नज़र आएगी। डवान के दिमाग में यह ख्याल एक पुरानी फिल्म द इनविजिबल मैन यानी नादीदा शख्स देख कर आया था। इस फिल्म ने यह वाज़े किया कि जिस पर धुंध छा जाए तो वो नज़र नहीं आती और धुंध के हटने के बाद वो फिर नज़र आने लगती है। इस फिल्म ने बताया था कि जो शख्स निगाहों के सामने मौजूद था और अब नज़र नहीं आ रहा है, वो नज़र न आने के बावजूद वहाँ मौजूद है। तस्दीक के लिए आगे बढ़कर हाथ बढ़ाकर देखा तो हाथों के लम्स से महसूस हुआ कि वो मौजूद है और उसने अपनी ज़ुबान से कहा, हाँ ये मैं ही हूँ, तुम सबको देख रहा हूँ मगर तुम में से कोई मुझे देख नहीं सकता। ये एक फिल्मी ख्याल था जो हनूज एक ख्याल ही है कि सामने खड़ा हुआ शख्स देखते ही देखते निगाहों से ओझल हो जाए। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि दास्तानें लिखने वाले दूर की कौड़ी लाते हैं, कभी ऐसी बेतुकी बातें करते हैं जो सरासर मज़का खेज होती हैं मगर इतनी दिलचस्प होती हैं कि पढ़ने वाले बड़े ज़ौक़ शौक़ से पढ़ते चले जाते हैं। मसलन दास्ताने अलिफ लाला लिखने वाले ने अपने किरदारों को एक कालीन पर आसमान की बुलंदियों में उड़ते हुए दिखाया। उस ज़माने में कोई शायद सोचता भी ना होगा कि इंसान बगैर पर के परवाज़ कभी कर सकेगा। आज यही इंसान हवाई जहाज़ में परवाज़ें करता है और रॉकेट के ज़रिए दूसरे सैयारों की तरफ जा रहा है। यूँ देखा जाए तो लिखने वाले को कुदरत के मुशाहदात से यह शाय मिलती है कि वह एक बात को बढ़ा चढ़ा कर लिख दे। वो कलम पकड़कर सोचता है कि आदमी मक्खी और मच्छर से गया गुजरा नहीं है। जब वो नन्ही सी हस्तियाँ परवाज़ कर सकती हैं तो फिर हम क्यों नहीं कर सकते। यही सोचें और हौसले इंसान को साइंसी तरक्कियों की तरफ लाते हैं। अल्लाह ताला ने उल्लू की आंखें ऐसी बनाई हैं कि वो रात की गहरी तारीकी में भी देख लेता है। अब साइंसी इजाद ने एंटी डार्क लेंस तैयार किए हैं जिन्हें आंखों पर चढ़ाकर तारीकी में देखा जा सकता है। ऐसी बेशुमार साइंसी इजादात हैं जो पहले किसी ज़माने में मज़का खेज समझी जाती थी मगर आज वो सब नाकाबिले तरदीद हकीकत हैं। एमोना का बाप विस्की डवान इस नज़रिए पर काम कर रहा था कि जब इंसान का साया सर से पांव तक ज़मीन पर या दीवार पर नजर आता है तो फिर उसका ठोस चलता फिरता जिस्म भी साया क्यों नहीं बन सकता। यानी ऐसा कामयाब तजुर्बा हो कि आदमी जो सरापा गोश्त पोस्त का नज़र आ रहा है वो सरापा तहलील होकर सिर्फ साया बन जाए। फिर जब चाहे साइंसी कमाल से फिर साए की बजाय गोश्त पोस्त का इंसान नजर आए। वह जिस सरकारी साइंसी लेबॉर्ट्री का एक माहिर साइंसदान था, वहाँ दूसरे साइंसदानों ने उसका मजाक उड़ाया। एक ने कहा, यह शोबा ऐसा है कि कोई सा भी बेतुका ख्याल दिमाग में चला आता है, फिर वही ख्याल एक दिन काबिल अमल होता है। लेकिन जो साइंसी अमल हो उसके नतीजे में इंसानों को फ़ायदा पहुँचना चाहिए। एक अच्छे खासे गोश्त पोस्त के इंसान को साए में बदलने का फ़ायदा क्या हासिल होगा। विस्की डवान ने कहा, बड़े फ़ायदे हैं। क्या तुम एक साए को लाठी से, तलवार से या गोली से मारकर ज़ख्मी कर सकते हो। एक ने जवाब दिया, ये तो बच्चा भी जानते हैं कि साए को मारते रहो ज़मीन पर गढ़ा पड़ता रहेगा, दीवारें टूटती रहेंगी, लेकिन साया अपनी जगह सर से पाँव तक पहले की तरह महफूज रहेगा। डवान ने कहा, अगर मैं तुम्हारे गोश्त पोस्त के जिस्म को साए में तब्दील कर दूँ तो क्या तुम्हें किसी दुश्मन की गोली लगेगी। कोई रॉकेट, मिसाइल या एटम बॉम्ब उस साए को फना कर सकेगा। जहाँ साए पर बॉम्ब गिरेगा वहाँ कई फुट की गहराई तक गड्ढे पड़ जाएंगे, बुलंदो बाला इमारतें मलबा बन जाएंगी, हवाएं मुतफ़न हो जाएंगी, मगर साया अपने इंसानी कद तक किसी गड्ढे में जाकर, किसी मलबे के ऊपर रहकर फिर किसी हमवार जगह वापस आ जाएगा। दूसरे साइंसदान ने कहा, तुम्हारी ये बात माकूल है, साए को कोई चीज़ नहीं मार सकती, मगर उस साए का जिस्म कहाँ रहेगा। डवान ने कहा, मैं इसी प्रोसेस पर काम करना चाहता हूँ कि साया हमारे गोश्त पोस्त के बदन से निकलता है और बाहर रास्ते पर आ जाता है, तो फिर हमारा बदन उस साए के अंदर क्यों नहीं जा सकता। हम हवा को सांसों के जरिए अंदर भी लाते और बाहर भी कर देते हैं। साया हमारे बदन के अंदर होता है जो रोशनी की कुव्वत से बाहर आता है। क्या साइंसी कुव्वत से हमारा जिस्म साए के अंदर पहुंचकर बाहर की बलाओं से महफूज नहीं रह सकता। ये बहस लंबी थी और नाकाबिले कबूल थी। किसी ने विस्की डवान के इस नज़रिए को तस्लीम नहीं किया और ना ही सिलसिले में उससे ताउन किया। उसकी इन बेतुकी कोशिशों पर सरकारी तौर पर भी हिम्मत अफजाई नहीं हुई। ऐसे वक्त जूडी नॉर्मन ने डवान से शनासाई पैदा की। उसने एमोना को हासिल करने के लिए बताया कि उसके पास बेइंतहा दौलत है, वह एमोना के बाप के लिए दुनिया की सबसे बड़ी साइंसी लेबॉर्ट्री कायम कर सकता है। एमोना ने पूछा, तुम्हारा कारोबार क्या है, तुम करोड़ों डॉलर की लागत से किस तरह लेबॉर्ट्री कायम करोगे।
वो बोला, अगर तुम अपने बाप को एक कामयाब साइंसी तजुर्बा करते देखना चाहती हो और मेरे साथ शादी करके दुनिया का तमाम ऐशो आराम हासिल करना चाहती हो तो मुझसे कभी ये सवाल न करना कि मैं किन ज़राए से दौलत हासिल करता हूँ। विस्की डुवॉन ने पूछा, अगर हम नाजायज़ दौलत के बायस कानूनी गिरफ्त में आ जाएंगे तो मुझ जैसा मारूफ साइंसदान किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। मैं फ़िलहाल ज़ुबान से यकीन दिला सकता हूँ कि हम में से कोई कभी कानूनी गिरफ्त में नहीं आएगा। मुझ पर भरोसा कर सकते हो तो करो, वरना तुम्हारा वो अनोखा साइंसी तजुर्बा कभी शर्मिंदा ताबीर नहीं होगा। उसने बाप बेटी को ज़ुबान से भी समझाया और ख्याल ख्वानी के ज़रिए उनके दिमागों पर भी असरअंदाज होता रहा। इस तरह जूडी नॉर्मन ने करोड़ों डॉलर खर्च किए, विस्की डुवॉन की हर ज़रूरत पूरी की और एमोना को अपना बना लिया। वो जो चाहती थी उससे इतना ज़्यादा मिलने लगा कि वो कभी सोच भी नहीं सकती थी। ऐसे में तजस्सुस बढ़ता जाता है। वो कहती थी, मैंने वादा किया था कि तुमसे कभी आमदनी के ज़राए के मुतालिक सवाल नहीं करूँगी, लेकिन अब तो मैं बीवी हूँ, तुम्हारी राजदार हूँ, मुझसे तो कुछ ना छुपाओ। मुझे तुम पर भरोसा है, इसलिए नहीं छुपाऊंगा। मेरा एक बहुत बड़ा गैंग है। वो गैंग बैंक में डाके डालता है, मुनशियात स्मगल करता है और दूसरे मुल्कों के राज चुराता है। वो गुस्से से बोली, तुमने कहा था हम कभी कानूनी गिरफ्त में नहीं आएंगे। क्या चोर कभी पकड़ा नहीं जाता? क्या कानून के मुहाफिज हमारे दरवाजे तक और डैडी की लेबॉर्ट्री तक नहीं पहुंचेंगे? जिस तरह अब तक तुम्हें मेरी असलियत मालूम नहीं थी, उसी तरह कानून के किसी मुहाफिज को भी नहीं मालूम और ना मालूम होगी। वैसे सुना है औरतें पेट की हल्की होती हैं। अब मेरा राज उस वक्त खुलेगा जब तुम्हारे पेट में दर्द होगा। मैं पेट की हल्की नहीं हूँ, मगर तुमने हमारे साथ धोखा किया है, झूठ का है। मेरी मोहब्बत की कस्में खाते हो। क्या यही मोहब्बत है कि झूठ बोलकर शादी की जाए? ऐसे वक्त विस्की डुवॉन ने आकर कहा, मुझे उम्मीद है मैं अपने तजुर्बे में कामयाब हो जाऊंगा। क्या वाकई आप गोश्त पोस्त के जिस्म को साए के अंदर पहुंचाकर उसे महफूज कर सकते हैं? अभी पूरी तरह कामयाबी हासिल नहीं हुई, मगर ऐसी झलकियां नजर आ रही हैं। मैं अपने एक मातियत पर यह तजुर्बा कर रहा हूँ। वो थोड़ी देर के लिए नज़रों से ओझल होता है, लेकिन फिर अपने साए से बाहर निकल आता है। वो खुश होकर बोली, डैडी फिर तो आपका तजुर्बा ज़रूर कामयाब होगा। आप समझ रहे होंगे कि कहाँ खराबियाँ रह गई हैं। जो गलतियाँ और ख़राबियाँ उन्हें आप ज़रूर दूर कर लेंगे। वो तो मैं ज़रूर करूँगा, मगर इस कामयाबी का सेहरा जूडी नॉर्मन के साथ है। मुझे इतने महंगे आलात और दवाएं ना मिलती तो मैं कभी कामयाबी के इस मरहले तक ना पहुँचता। डुवॉन खुश होकर फिर लेबॉर्ट्री की तरफ चला गया। जूडी नॉर्मन ने पूछा, अब क्या ख्याल है, मैं झूठा और फरेबी हूँ? वो गले में बाहें डालकर बोली, वो तो हो, मगर अब डैडी को वो शोहरत मिलेगी जो आज तक किसी साइंसदान को नहीं मिली। नहीं, यह जाहिर नहीं होना चाहिए कि तुम्हारे बाप को कामयाबी हासिल हो रही है। जो फार्मूला तैयार हो रहा है वो किसी दूसरे तक नहीं पहुंचना चाहिए, वरना इस दुनिया में छुपकर वारदात करने वालों की तादाद में इजाफा होता जाएगा। जो भी मुजरिम होगा वो तुम्हारे बाप के फार्मूले को इस्तेमाल करेगा, अपने मतलब का जुर्म करेगा, फिर शरीफाना अंदाज में साए से निकल कर अपने गोश्त पोस्त के जिस्म में वापस आ जाएगा। वो थोड़ी देर तक चुप रही, फिर बोली, हाँ, दुनिया में हथियार पहले अपनी हिफाजत के लिए बनाए गए, फिर लोग इस हथियार से अपने चाहने वालों को भी मारने लगे। मैं डैडी से कहूँगी कि वो अपनी होने वाली कामयाबी को राज में रखें। जूडी सिर्फ बातें नहीं करता था, चोर ख्यालात भी पढ़ता था। एमोना के ख्यालात कहते थे कि जूडी ने ज़रूर फ़ायदा पहुंचाया, मगर झूठा, फरेबी और किसी गैंग का ख़तरनाक लीडर है। अगर इसे साए में तब्दील होने वाला फार्मूला मिल जाएगा तो ये और बड़ी वारदातें भी करेगा और हम बाप बेटी को भी ख़त्म कर देगा। इसकी हरकतों से साफ जाहिर होता है कि इसने मेरे डैडी से यह अहम फार्मूला तैयार कराने के लिए ही करोड़ों डॉलर खर्च किए हैं। फिर इससे पहले कि मेरे डैडी आलमगीर शोहरत हासिल करें, यह हमें मार डालेगा या किसी ज़ाती कैद खाने में पहुंचा देगा और तन्हा उस फार्मूले से फ़ायदा उठाता रहेगा। उसने सोच रखा था कि जब ज़रूरत समझेगा एमोना पर तनवीमी अमल करके उसे अपने मजाज के मुताबिक ढाल लेगा। उस रात उसने एमोना को अपना मामूल और ताबेदार बना लिया। इससे पहले वो विस्की डुवॉन और उसके दो मातहतों को अपने ज़ेर असर ला चुका था और डुवॉन के जहन से ये मालूम करता रहता था कि वो किस तरह काम कर रहे और बतदरीज किस तरह कामयाबी की तरफ बढ़ने के लिए फार्मूलों में तब्दीलियाँ करता रहता है। डुवॉन को पहली कामयाबी यह हासिल हुई थी कि जीते जागते जिस्म को उसके साए में रूपोश करने लगा था। वो जिस्म जल्द ही साए से निकलकर निगाहों के सामने दिखाई देने लगता। ऐसे ही तजुर्बात के नतीजे में जिस्म अपने साए के अंदर कई कई घंटे, फिर कई कई दिन और हफ्ते रहने लगा। दूसरे मरहले में डुवॉन ने अपने मातियत के साए को एक बार लाठी से और एक बार कुल्हाड़ी से मारा। जब वो जिस्म अपनी मखसूस मुद्दत के बाद साए से बाहर आया तो वो लाठी या कुल्हाड़ी से जख्मी नहीं था। जिस तरह साए को कोई नुकसान नहीं पहुंचा था, उसी तरह वो जिस्म भी महफूज था। जिस मातियत पर वो फार्मूला आजमाया जा रहा था, उसकी रिपोर्ट ये थी कि साए में मदगम होने के बाद वो खुद को दुनिया वालों से कदरे दूर महसूस करता है। अपने आसपास वालों की आवाज़ें बहुत धीमी सी सुनाई देती हैं। उसने एक हाथ में कलम पकड़ा था। साए में तब्दील होते ही कलम हाथ से छूट गया, यानी साए की उंगली में इतनी शक्कत नहीं थी कि वो एक कलम को थाम कर रख सकता। उसके होंठ हिलते थे, वो कुछ बोलता था मगर सुनाई नहीं देता था। बाकी जिस्म मुतहरिक होता था। वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकता था, हाथों के इशारों से कुछ कह भी सकता था।
वाकई अनोखा तजुर्बा था। साय के अंदर जिंदगी होती थी, वो जिंदगी ना किसी को नुकसान पहुंचा सकती थी और ना कोई उसे नुकसान पहुंचा सकता था। पहले इस बात का हिसाब नहीं मिलता था कि साय में गुम हो जाने वाला जिस्म कितनी देर बाद वापस आएगा। फिर एक एक दवा के लिए अलहदा हिसाब से एक मुकम्मल फार्मूला तैयार होने लगा। फार्मूले के मुताबिक ऐसी गोलियां तैयार की गई थी जो मुख्तलिफ मुद्दत के लिए थी। एक गोली ऐसी थी जिसके इस्तेमाल के बाद पूरे 24 घंटों तक साय के अंदर रहने के बाद जिस्म ज़ाहरी सूरत में आता था। एक गोली ऐसी थी जो 1 माह तक जिस्म को साय के अंदर जकड़ कर रख सकती थी। ये 1 दिन और 1 माह का फार्मूला ही काफ़ी था। जूडी नॉर्मन ने इन तैयारशुदा गोलियों के अलावा इनके फार्मूलों को भी अपने पास हिफाजत से रख लिया। उनके बारे में छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी बातें मालूम कर लीं। विस्की डुवॉन के दिमाग में इस सिलसिले का कोई राज रहने नहीं दिया। इसके बाद साइंसदान विस्की डुवॉन समेत उसके दोनों मातियतों को हलाक कर दिया। वो 2 मातियत 2 मुख्तलिफ शहरों में हादसों का शिकार हुए। एमोना ने रोते हुए पूछा, ये कैसे हो गया? वो बोला, तुम्हारे बाप ने गलत तजुर्बात किए, गलत दवाएं बनाई, उन्हें इस्तेमाल किया और अपनी गलतियों के नतीजे में मर गया। तुम झूठे मकार हो, तुमने मेरी डैडी को मार डाला। चलो यही सही, कोई सोचता है और दुश्मन का काम तमाम कर देता है, और कोई सोचता है मगर सोचता ही रह जाता है। अब तुम साफ गोई से काम लो और अपने दिल की बातें बयान करो कि मेरे खिलाफ क्या कुछ सोचती रहती थी। कोई अपने अंदर का भेद नहीं बताता। फिर ये कि जो बातें वो जूडी के खिलाफ सोचती थी उन्हें कभी जुबान पर नहीं ला सकती थी, लेकिन जिसके खिलाफ थी उसकी मामूला और ताबेदार भी थी। इसलिए जूडी की मर्जी के मुताबिक बेख्तियार बोलती चली गई। जब वो बोल चुकी तो उसने कहा, बस अब चलो तुम्हारे बाप का मातम करें और उसकी आखिरी रसूमात अदा कर दें। आखिरी रसूमात के दौरान एमोना रोती रही और कब्रिस्तान में आने वालों से जूडी की मर्जी के मुताबिक बोलती रही कि वो कल इसराइल वापस चली जाएगी। फिर 1 माह के बाद अपनी शौहर जूडी नॉर्मन के पास वापस आएगी। वो अपने बयान के मुताबिक दूसरे दिन चली गई, फिर कभी वापस नहीं आई। जूडी ये नहीं चाहता था कि वो जिंदा रहे और मुतहर्रिक जिस्म को साय में तब्दील करने वाली कामयाबी का जिक्र अपने बाप के हवाले से करे, लिहाजा उसने उसे भी बाप के पास पहुंचा दिया। इन हालात में जितना भी अरसा गुजरा वो अपने मुल्क अमेरिका के लिए भी काम करता रहा। वो जब भी कोई कारनामा अंजाम देता, वाशिंगटन के रिकॉर्ड रूम में मिस्टर जे के नाम रिकॉर्ड करा दिया जाता। सुपर मास्टर और फौज के आला अफसरान से कह देता कि वो उनमें से किसी के अहकामात पर अमल नहीं करेगा, अपनी मर्जी से और आज़ादी से मुल्क कौम के लिए काम करता रहेगा। फिर उसने देखा कि एक नई तंजीम MIM ने पहले एक अमरीकी तैयारी को अगवा किया, फिर इसराइल और चंद इस्लामी ममालिक की दोस्ती की राहों में इस तंजीम का सरबराह दीवार बना हुआ है। और इस सिलसिले में अहम बात यह है कि दुनिया की कोई सुराग रसां एजेंसी अब तक ये मालूम न कर सकी कि MIM का हेडक्वार्टर कहाँ है, उसके मुजाहिदीन कितने मुल्कों और शहरों में फैले हुए हैं और उनका सरबराह कौन है। जूडी नॉर्मन के पास 2 उलूम थे। एक तो वो टेलीपैथी जानता था, दूसरा ये कि वो अपने गोश्त पोस्त के जिस्म को साय में छुपा सकता था और यूं खुद को छुपाकर MIM के एक एक मुजाहिद और सरबराह का सुराग लगा सकता था। लेकिन दुनिया मिल जाती है, दौलत मिल जाती है, गैर मामूली अलूम भी मिल जाते हैं। इन सब के बावजूद मुकद्दर ना मिले तो सब कुछ मिलकर भी कुछ नहीं मिलता। जूडी को एक बार मालूम हुआ कि MIM का सरबराह दमिश्क आ रहा है। वो हाकिम महल में रात के 9 बजे वहाँ के अकाबरीन से मुलाकात करेगा। ये मालूमात हासिल करने के बाद जूडी की अकल ने समझाया कि वो सरबराह बड़े सख्त इंतजामात के साथ आएगा, किसी गैर को पास भटकने नहीं देगा। ऐसे में अगर वो महज एक साया बनकर रहे तो कोई उसे देख नहीं सकेगा। वो साया MIM के सरबराह की कार में या कार की छत पर रहेगा, तब भी किसी को नज़र नहीं आएगा। ये सोचकर उसने एक गोली खाई। जिस्मानी तौर पर रूपोश हो गया मगर एक साया बनकर। चूंकि रात का वक्त था इसलिए साया भी दिखाई नहीं दे रहा था। वो हाकिम महल के पास रहा। फिर ये देखकर गुस्सा आया कि वहाँ सरबराह की जगह इंसानी हड्डियों का ढांचा आया था। जूडी ने खुद को समझाया कि कोई बात नहीं, वो ढांचा जिस कंट्रोल रूम से मुतहर्रिक रखा जा रहा है वापसी में उस कंट्रोल रूम की तरफ जाएगा। लेकिन फिर मायूसी हुई। वो ढांचा मुज़ाकरात के बाद उस हाकिम महल के अंदर ऐसे पिघल गया जैसे हड्डियों का नहीं मोम का बना हुआ हो। ढांचा तो खत्म हो गया था मगर जूडी ने जो गोली खाई थी उसके नतीजे में उसे 24 घंटे तक ऐसा साया बनकर रहना पड़ा। अब वो दिन के वक्त जहाँ से भी गुजरता सारा शहर हैरान होकर देखता कि किसी का वजूद नज़र नहीं आ रहा मगर एक इंसानी साया मुख्तलिफ मुकामात से गुजरता जा रहा है। वो नहीं चाहता था कि इंसानी जिस्म का एक साय में रूपोश रहने वाली बात दुनिया को मालूम हो, लिहाजा वो तमाम दिन होटल के कमरे में छुपा रहा। इस गोली के असर के मुताबिक वो दूसरी रात 8 बजे साय से निकलकर अपने वजूद में आ सकता था। दिन के वक्त होटल में एक आध बार मुलाजिम ने आकर दस्तक दी, लेकिन वैसे खामोश रहा जैसे सो रहा हो। वैसे भी मुलाजिम खुद आकर दस्तक नहीं देते हैं, बुलाए जाने पर आते हैं। जूडी को इस कमरे में कोई फ़ोन करने वाला भी नहीं था, इसलिए वो महज साय की हैसियत से किसी की नज़रों में ना आ सका। इस दुनिया में शेर पर सवा शेर हैं। वो सोच भी नहीं सकता था कि खुद साया बनकर आएगा तो उसका मुखालिफ ढांचा बनकर मुज़ाकरात के लिए आएगा और सबको उल्लू बनाकर जाएगा। जूडी नॉर्मन की टेलीपैथी और साया बन जाने की तकनीक काम नहीं आई। लोग भूल जाते हैं कि दुनिया में सिर्फ अकल काम आती है
और महज अकल ही से इंसान दोस्तों और दुश्मनों को पहचानता है। दूसरी बार जूडी ने तय किया कि साया बनने वाली गोली नहीं खाएगा। बहुत ज़्यादा मुश्किलात में गिरफ्तार होगा तो साया बनेगा, वरना साया बनने के बाद वजूद वालों की दुनिया में बड़े मसले पैदा हो जाते हैं। इस गैर मामूली फार्मूले के मुताबिक जो गोलियां बनाई गई थी उनमें पिछले 2 साल से बहुत आहिस्ता आहिस्ता तब्दीलियां आ रही थी। पहले साया धीमी धीमी सी आवाज़ें सुन सकता था, अब पूरी तरह सुन लेता था और बोल भी सकता था। पहले की तरह उसके होंठ सिर्फ हिलते ही नहीं थे, कलाम भी करते थे। ऐसी तब्दीलियों से अंदाज़ा हो रहा था कि इन गोलियों के असर में तवानाई ज़्यादा पैदा हो रही है। अगर तवानाई इसी तरह बढ़ती रहेगी तो साया अपने इंसानी वजूद की तरह दूसरी चीज़ों को पकड़ भी सकेगा और उन चीज़ों को अपने तौर पर इस्तेमाल भी कर सकेगा। इसमें शुबा नहीं कि जूडी नॉर्मन के हाथ एक निहायत ही गैर मामूली फार्मूला लगा था, लेकिन उसमें जो तब्दीलियां आ रही थी उसके पेश नज़र लाजमी हो गया था कि वह दुनिया के किसी निहायत ज़हीन और तजुर्बाकार माहिर से दोबारा इस फार्मूले का तज्जिया कराए और ये मालूम करे कि वो गैर मामूली गोलियां तवानाई की किस इंतहा को पहुंचती हैं। फिल वक्त किसी निहायत तजुर्बाकार डॉक्टर को ट्रैप करके उसे अपना गुलाम बनाकर उसे मालूमात हासिल करने का मौका नहीं था। उसे यकीन था कि वह जल्द ही MIM के असल सरबराह की शारक तक पहुँच जाएगा। इसके बाद अपने पास रखे हुए फार्मूले की नई तब्दीलियों के मुतालिक मालूमात हासिल करेगा। दूसरी बार MIM का सरबराह तिल बैबाया था और वहां पहुंचते ये भेद खुल गया कि वो सरबराह नहीं बल्कि सुपर मास्टर का टेलीपैथी जानने वाला शतरंज का आलमी चैंपियन माइक हरारे है, एक तंजीम का सरबराह। जब 2 बार फ्रॉड या मक्कार साबित हुआ तो जूडी ने सोचा कि दूसरे मुल्कों और तंजीमों के लोग ऐसे ही फरेबकारियों से असल सरबराह को बेनकाब करना चाहते हैं। इस सिलसिले में इब्तदा से यह राय कायम की जा रही थी कि MIM में एक नहीं कई टेलीपैथी जानने वाले हैं। जनाब तबरेज़ी साहब ने बयान दिया था कि वो MIM और उसके सरबराह के मुतालिक नहीं जानते। दुश्मन भी उनकी सच्चाई और ईमान को तस्लीम करते थे। उन्होंने ये नहीं कहा था कि फरहाद के टेलीपैथी जानने वाले उस नई तंजीम के काम आ रहे हैं या नहीं। ऐसा बयान ना देने की वजह यह थी कि ये दुनियावी मामला थे और वह दुनियादारी से दूर अपने हुजरे में इबादत में मसरूफ़ रहते थे। ये मालूम नहीं करते थे कि मैं और मेरे टेलीपैथी जानने वाले क्या करते फिर रहे हैं। जब कुदरत की तरफ से कोई इशारा, कोई आगही मिलती थी तो वो आमना और सोनिया वगैरह से रब्ता करते थे। जूडी नॉर्मन ने यह तय किया कि MIM के टेलीपैथी जानने वालों का सुराग लगाया जाए। उसने मालूमात के मुख्तलिफ ज़राए इस्तेमाल किए तो मालूम हुआ कि पाकिस्तान के शहर इस्लामाबाद में MIM के टेलीपैथी जानने वाले हुक्मरानों के लिए मसला बने हुए हैं। उसने इस्लामाबाद की हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन पार्टी के दिमागों में बराबर आना शुरू किया तो बाबा साहब के इदारे के एक जासूस हशमत बेग के दिमाग में पहुंच गया। उसके अंदर पहुंचने के बाद ये भेद खुला कि सोनिया सानी और अली तैमूर ने हशमत बेग के यहाँ रिहाइश इख्तियार की है। अब जूडी को इतना आसान रास्ता मिल गया था कि वो इस रास्ते से टेलीपैथी जानने वाली सानी और अली की तमाम मसरूफियात पर नज़र रख सकता था और ये मनसूबा बना रहा था कि MIM के असल सरबराह से कोई भी वाकिफ़ नहीं है। अगर इस बार वो खुद सरबराह बनकर ओमान पहुंचेगा तो कई फ़ायदे पहुंचेंगे। अव्वल तो सानी और अली को अपने सरबराह होने का यकीन दिलाना और उनका एतमाद हासिल करना आसान था। दूसरी ये कि पाकिस्तान में अवाम के एतमाद को धोखा देने वाली और अहम दस्तावेज़ात छुपा कर रखने वाली हुकूमत का वो साथ दे सकेगा और वो दस्तावेज़ात जो सानी वगैरह ने हासिल किए उन्हें हासिल कर सकेगा। और उसने यही किया, बड़ी चालबाजी से। सानी और अली का एतमाद हासिल करके वह अहम और खुफिया दस्तावेज़ात हासिल कर चुका था। इस सिलसिले में सबसे अहम बात यह थी कि वह MIM का सरबराह बनकर ओमान पहुंचता तो सानी और अली भी उसके असल सरबराह होने की तस्दीक ज़रूर करते। फिर यह कि सानी और अली धोखा खा चुके हों तो इसका मतलब यही था कि जूडी नॉर्मन निहायत चालाकी से कामयाब हो रहा था। मगर एक दिलचस्प खेल शुरू से खेला जा रहा था और खेलने वाले नामालूम मुख्तलिफ लोग थे और वह खेल ये था कि जिसे देखो वो MIM का सरबराह बनकर चला आ रहा था। यह पूरे यकीन से नहीं कहा जा सकता था कि असल कौन है। ऐसे वक्त पारस ने फिर एक बार शीतारा डमी से धोखा खाया था। वो शीतारा उसे अपना मामूल और ताबेदार बनाकर रखने की ख्वाहिश पूरी करना चाहती थी। इस मकसद के लिए उसने पारस पर नाकाम तनवीमी अमल भी किया। बहरहाल इसका नतीजा ये हुआ कि फिर शीतारा से अलहदगी हो गई। मैंने पारस से कहा, बेटे इस बार तुम भी MIM के सरबराह होने का ड्रामा प्ले करो। ओमान जाओ और देखो कि वहाँ जो सरबराह आने वाला है वो किस हद तक सच है। पारस मेरी हदायत पर अमल करने लगा। इसके बाद सानी ने मुझसे रब्ता किया और बताया कि असल सरबराह ज़ियाउल इस्लाम उर्फ जूडी नॉर्मन से रब्ता हो चुका है और उसने तमाम अहम दस्तावेज़ात ज़ियाउल इस्लाम के एक नुमाइंदे के हवाले कर दिए। मैंने कहा, बेटी कोई बात नहीं है, वह सरबराह असल है, उसके पास असल दस्तावेज़ात पहुँच जाने दो। अब तक सरबराह के सिलसिले में बड़े फ्रॉड होते रहे हैं, इसलिए हम किसी पर भी मुकम्मल भरोसा नहीं करेंगे। हमारा पारस भी वहाँ मौजूद रहेगा। अगर कोई बात बिगड़ेगी तो वो इंशाल्लाह निपटा लेगा। बात तो बिगड़ने वाली थी। फ्रॉड सरबराह का खेल जो एक अरसे से खेला जा रहा था उसके पेश नज़र एहतियाती तदबीर काम आई थी कि वहाँ अब झूठ खुल रहा था। जूडी नॉर्मन ने यह दावा किया था कि फरहाद या बाबा साहब के इदारे के लोग मुसलमानों और यहूदियों के दरमियान होने वाले मुआहदे के खिलाफ कोई कदम नहीं उठा सकेंगे क्योंकि फरहाद का लाडला बेटा और होने वाली बहू
सोनिया सानी इस्लामाबाद के उस मकान में बैठे हुए हैं जहां बारूद का जाल बिछा हुआ है। सिर्फ रिमोट कंट्रोलर का एक बटन दबाने से बेटे और बहू के चीथड़े उड़ जाएंगे। ये तमाम कामयाबी ऐसी थी कि इस खुशी में जश्न मनाना लाजमी हो गया था। ऐसे ही वक्त पारस एक मुलाजिम की हैसियत से शराब कबाब से भरी हुई ट्रॉली धकेलता हुआ उन तमाम अकाबरीन के दरमियान ले आया, और वो मौत की ट्रॉली थी। ट्रॉली के ऊपरी हिस्से में शराब से भरी बोतलें और खाली गिलास थे, और उसके निचले खाने में गोश्त के डिशों के अंदर ऐसे बॉम्ब रखे हुए थे जो रिमोट कंट्रोलर के एक ही बटन के दबने से इस तरह फट पड़ते कि वो पूरी शाही इमारत रेजा रेजा हो जाती और तमाम हाजरीन का शायद कीमा भी ना मिलता। जब वहाँ के तमाम अकाबरीन पर इंकशाफ हुआ कि मौत उनके चारों तरफ है तो सबके चेहरे जर्द पड़ गए। कुछ लरजने लगे, कुछ दहशत ज़दा नज़रों से उस मुलाजिम को देखने लगे। एक ने लड़खड़ाती हुई ज़ुबान से पूछा, तुम कौन हो? वो बोला, मैं हूँ असली सरबराह। ये MIM कोई झूठ या मजाक नहीं है। मुजाहिदीन इस्लामिक मिशन एक हकीकत है और इसका सरबराह तुम्हारे सामने खड़ा है। सब लोग उसे बेयकीनी से देख रहे थे। पारस ने कहा, लानत है तुम लोगों के नसीबों पर। दुनिया की सारी दौलत तुम्हारे पास है, मगर एक तवील अरसे से तुम्हें वो एक असली शख्स नहीं मिल रहा जो MIM का असली सरबराह हो। मगर तुम तो खुद को असली कह रहे हो। हाँ, कह रहा हूँ। भला कोई अपना माल नकली कहता है? यहाँ आने से पहले मैंने कितने ही जाविये से आईना देखा। बार बार उससे पूछा, आईना यही कहता रहा कि मैं असली हूँ। पता नहीं कितना दुरुस्त कह रहा था। वो तो बूढ़ी औरत को भी जवान दिखाता है। जूडी नॉर्मन ने कहा, देखो तुम जो कोई भी हो मगर दुश्मन हो। रिमोट कंट्रोलर के बटन पर तुम्हारी उंगली है। हमारी दरख्वास्त है कि उंगली हटा लो। हम वादा करते हैं अपनी जगह इसी तरह बैठे रहेंगे। माँ बाप ने बचपन में यही सिखाया होगा कि अदब से बैठे रहा करो। अफसोस, जवानी में यह सबक याद आ रहा है। हमारी बात मान लो, बटन से उंगली हटा लो। शायद तुमने सुना नहीं कि फरहाद का बेटा अली और सोनिया सानी इन लम्हात में ऐसी जगह बैठे हैं जहां चारों तरफ बारूद है। एक धमाका होगा और उनकी भी हस्ती बस्ती जिंदगी मौत में बदल जाएगी। पारस ने कहा, क्यों उल्लू बनाते हो? फरहाद तो तेशा लेकर पहाड़ काटने और दूध की नहर निकालने गया है। शीरी प्यासी बैठी है और फरहाद को इतनी अकल नहीं है कि दूध पहाड़ नहीं देता, भैंस देती है। तुम अजीब आदमी हो। हम बात कुछ कहते हैं और तुम जवाब कुछ देते हो। अजीब तो तुम हो कि माँ बाप ने तुम्हें ईसाई पैदा किया और तुम एक इस्लामी तंजीम के सरबराह ज़ियाउल इस्लाम बनकर आ गए। उल्टी हरकतें करोगे तो उल्टा सीधा रद्दअमल मिलेगा, नताइज भी उल्टे होंगे। ठीक है, हमने गलती की, हम इसकी तलाफ़ी भी करेंगे। मेरा ख्याल है कि इस ब्रीफ केस में जितनी अहम चीज़ें हैं तुम उन्हें वापस लेना चाहोगे और शायद अपनी कुछ शराइत मनवाओगे। मुझे ऐसा करना चाहिए। इस ब्रीफ केस में तुम्हारी मेहनत और कामयाबियाँ हैं। भला ऐसी चीज़ें कौन छोड़ता है? मैं तो इस्लामी ममालिक के काबरीन को भी नहीं छोड़ूंगा। पता नहीं यहूदियों से दोस्ती के बगैर इन अमीर कबीर मुसलमानों के पेट में दर्द क्यों होता रहता है। जैसा कि मैं कह चुका हूँ कि मैं भी असली सरबराह नहीं हूँ, इसलिए मैं जोड़ी उसे सोचती हुई नज़रों से देख रहा था और ये तय कर चुका था कि अब उसे अपने बचाव के लिए क्या करना चाहिए। उसने पारस की बात काट कर कहा, तुम एतराफ़ कर रहे हो कि तुम असली नहीं हो? मैं भी नहीं हूँ। हम दोनों से पहले आने वाले भी फ्रॉड सरबराह थे। जब हम एक ही कश्ती के सवार हैं तो फिर आपस के झगड़े में कश्ती को डुबोना दानिशमंदी नहीं। एक इसराइली नुमाइंदे ने कहा, वाकई दानिशमंदी यह है कि आप दोनों हमें या एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की बजाय उन मकासद पर नज़र रखें जिनके लिए यहाँ जमा हुए हैं और जिन मकासद के लिए आप दोनों MIM के सरबराह का रोल अदा कर रहे हैं। हमारे मकासद में ज़मीन व आसमान का फ़र्क है। तुम सबका बुनियादी मकसद MIM को हमेशा के लिए कुचल डालना है, जबकि मैं इसका तहफ़्फ़ुज़ चाहता हूँ। मैं इसके सरबराह को नहीं जानता, इसके मुजाहिदीन को मैंने नहीं देखा, मगर उनके नेक मकसद को तो समझता हूँ।